अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजमुस्ताह की। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीनो हज़रात, आप सभी को आज़ादी का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज 1 अगस्त है और आज से सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से 14 अगस्त की तरफ हम लोग बढ़ते हैं या 23 मार्च की तरफ बढ़ते हैं, तो एक दिल में मुहिब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो मज़ीद उजागर होता जाता है। और यकीनी तौर पर बाजार सज जाएंगे पाकिस्तान की झंडियों से, गलियाँ सजी हुई मिलेंगी और वो एक खूबसूरत लम्हात जो होते हैं उनको जीने का एक दफ़ा फिर से लुत्फ आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सुबह जब मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी कि हर सड़क के किनारे जो है वो स्टॉल्स लगे हुए थे, पाकिस्तान के झंडे नजर आ रहे थे और बहुत सारी और मुख्तलिफ प्रॉप्स जो हैं वो भी देखने को मिल रहे थे। तो बड़ी खुशी हो रही थी। मेरे ख्याल से उसका अंदाजा हो जाता है कि अगस्त का महीना शुरू हो गया और हर तरफ सब सिलाली परचम जो है वो लहरा रहा हो। और इसी के साथ साथ जब आज़ादी का महीना भी चल रहा हो और फिर दूसरी जानिब आपको खुशी भी मिल जाए, और खुशी ऐसी कि जो दुनिया से आपको मुनफरिद कर दे। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 10 साल मुकम्मल होने पर वाइस प्रीमियर चाइना के हिज एक्सीलेंसी हाल फिंग पाकिस्तान में मौजूद हैं और 3 रोज़ा उनका दौरा था। और ये बहुत खुशाइन बात है कि 3 रोज़ के लिए वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। कल वज़ीर आज़म ऑफिस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की मौजूदगी में और वाइस प्रीमियर चाइना की मौजूदगी में 6 मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए, जिसमें मिनिस्टर प्लानिंग डेवलपमेंट भी मौजूद थे, दीगर कैबिनेट मेंबरान भी मौजूद थे और सर हलफिंग ने भी अपना खिताब करते हुए यही नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि CPEC एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आ रहा है। ऑलरेडी इसके सम्राट मिलना शुरू हो गए हैं दोनों ममालिक को, और ये सिलसिला यूं ही चलता जाएगा और ये सिर्फ 2 ममालिक तक मुहित नहीं रहेगा। इसका अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान और चाइना को होगा, लेकिन ये पूरे एशिया को मजीद मुस्तहकम करेगा दुनिया के मुकाबले में। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ CPEC की मुश्तरका ताउन कमेटी JCC के 11वें इजलास के मिनट्स पर भी दस्तखत किए गए और ये दौरा जो है वो बहुत मुस्बत साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें सामने देखने को मिल रही है और जिस तरह से PTV पूरे तरीके से इस सारे इवेंट को कवर कर रहा है, तो नज़र आ रहा है कि किस तरीके से तरक्की की राहों पर हम गामजन हैं और किस तरीके से चीन पाकिस्तान दोस्ती जो है वो मजीद मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। ये मेगा प्रोजेक्ट्स जो आप लोग इस वक्त अपनी TV स्क्रीन पर देख रहे थे, ये तमाम CPEC के अंदर मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। कल भी हम लोगों ने CPEC के ऊपर तकरीबन 1 घंटा डिस्कस किया और आप लोगों को बहुत कुछ बताया, और थ्रू आउट PTV की ट्रांसमिशंस पर आप लोग देखते रहे हैं कि किस तरीके से CPEC ये बहुत ही एक फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट है हर लिहाज से, एंड यूज़र तक को फ़ायदा है। पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएशन बहुत ज़्यादा होंगी, हमारे इकोनॉमिक जोन्स बनने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का प्रोडक्ट इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करेगा। और यही नहीं सिर्फ, बल्कि इंटरनेशनल वेंचर्स पाकिस्तान के अंदर लैंड कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान का इश्तराक तो चल रहा था, लेकिन इसके साथ साथ दीगर ममालिक जो हैं जो एशिया के अंदर लाए करते हैं, उनके लिए स्पेशली इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जिसने ब्लू इकोनॉमी से फ़ायदा उठाना है वो धाबीजी प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा ले, जिसने पंजाब से फ़ायदा उठाना है तो सेंट्रल हब फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे पास मौजूद है, और जिसने KP के रूट यूज़ करना है तो वहाँ पर रशिया का इकोनॉमिक जोन मौजूद है। सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन को पूरा करने के लिए, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और इसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ के आज के प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन न्यूज़ मज़ीद भी शामिल करते हैं। और हमारे पास न्यूज़ है सबसे पहले इटली के दारुल हुकूमत रोम से, जहाँ पर तकरीबन 2000 साल कदीम एक तारीखी और शाही थिएटर हादसाती तौर पर जो दब गया था वो ज़ेरे तामीर है एक बाग के नीचे, और वो वहाँ से वो निकला है। अब ये इस तरह था कि 2020 में बाग में खुदाई कर रहे थे, जिसका मकसद एक तारीखी इमारत की तज़ीन करना था और फिर उसे मुस्तकबिल करीब में बनने वाले होटल का हिस्सा बनाना था। लेकिन इस खुदाई के दौरान रूमी शहनशाह नीरो, जो कि बहुत बड़ा एक नाम है और बड़ी तारीख में किस्से हैं, उनके अहद का थिएटर दरियाफ्त हुआ है, जिसका हवाला कदीमी रूमी दस्तावेजात में भी मौजूद है, मगर इससे पहले कभी दरियाफ्त नहीं किया जा सका क्योंकि वहाँ पर पहले कभी खुदाई नहीं हुई थी। लेकिन जब खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स निकले हम लोगों ने, तो फिर देखा कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर ये एक शाही थिएटर था, जिसके कुछ विजुअल्स आप लोग अपनी TV स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, और देखने को मैं भी देखें कितना इंटरेस्टिंग और खूबसूरत लग रहा है कि किस तरह के शाही थिएटर होगा, और बहुत सारे सवालात भी इसके साथ उभरते हैं कि उस दौर में थिएटर्स किस तरह से होते होंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें परफॉर्म की जाती होंगी। अब आपको पता है नजम, बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन अब जिस शख्स की मैं बात करने वाली हूँ उनकी ख्वाहिश बड़ी ही अजीबो गरीब थी, और मैं कुछ टाइम के लिए सोचती रहेगी कि कैसी ख्वाहिश है। और उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो कुत्ता बन के हर जगह पे घूमे, और ये मुझे समझ नहीं आई कि किस तरीके की इनकी ख्वाहिश थी, लेकिन उन्होंने कुत्ते का एक कॉस्ट्यूम जो है वो बनवाया और उन्होंने उस पर
हज़ारों डॉलर्स की रकम जो है वो खर्च की, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वो असली उसकी तरह लग रहा है और कोई मतलब डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो इस तरीके से बस उन्होंने कॉस्ट्यूम बनाया और इसके ऊपर इतनी 31 लाख रुपए की रकम जो है वो इन्होंने खर्च की, और उसके बाद वो डिफरेंट जगहों पे घूम भी रहे हैं और इसमें सैर भी कर रहे हैं और अपनी ख्वाहिश जो है वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन ख्वाहिश का कोई मोल नहीं होता, तो बस जिसकी जैसी ख्वाहिश है वो पूरी करे और ज़िंदगी को अपने तरीके से इंजॉय करे। सही बात है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल डॉग है, लेकिन ये एक इंसान नुमा कुत्ता जो है ना वो है। और बड़ी अजीब सी वाकया में ये खबर थी जिसको शेयर करने से पहले भी हमने सोचा कई दफ़ा कि कैसी खबर है, लेकिन आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे अमेरिका में एक मोहब्बत की दास्तान का। अमेरिका में एक शौहर ने अपनी बीवी की 50वीं सालगिरह पर, उसकी गोल्डन जुबली पर उसे एक तोहफा दिया, और तोहफा बहुत ही नायाब था क्योंकि वो किसान था। तो उसने अपनी मिट्टी से वो जो उसकी एक बाहमी मोहब्बत थी उसको मजीद उजागर करने के लिए तकरीबन 12 लाख सूरजमुखी के फूल उसने लगाकर ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का तोहफा अपनी बीवी रेनी को दिया। और विल्सन नामी ये शख्स हैं, किसान हैं, 80 एकड़ अराजी पर 12 लाख सूरजमुखी के इन्होंने फूल लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और विल्सन ने अपने बेटे की मदद से बीवी से छुप कर और मई से फूल लगाना शुरू किए थे, जो अब हरा भरा बाग खेत आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। और इससे बेहतर तोहफा हमारी मदरलैंड के लिए भी कोई नहीं हो सकता, और इससे बेहतर तोहफा किसी को देने के लिए भी कुछ नहीं हो सकता कि इतनी बड़े पैमाने पर आप किसी के लिए फार्मिंग कर दें, वो भी सूरजमुखी के फूल। बहुत सारा देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरती नजर आ रही है, और मुझे वो इसको देख के थोड़े फिल्मी सीन्स भी याद आना शुरू हो गए कि अक्सर मूवीज में इस तरह के बागात होते हैं जिसमें साड़ियाँ लहरा रही होती है। बहुत सारी खवातीन का ये शौक भी होता है कि वो इस तरीके से एंजॉय करें, लेकिन देखिए ख्वाहिश जो है वो पूरी हो ही जाती है। बहुत सारे लोगों को रेड रोजेस का भी शौक होता है, तो इस तरीके से आप छोटी छोटी ख्वाहिशात जो है वो एक दूसरे की पूरी करते रहें ताकि जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। अब आपको मैं बताती रहूँ कि जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारनी है तो इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है और बहुत सारी नई इन्वेंशंस की भी जरूरत है। तो इसी तरीके से साइंसदानों ने एक नई इन्वेंशन की और उन्होंने क्या किया जी, ये नैनो ज़रात को जो है वो उन्होंने 3D की शक्ल में ढालकर आंख के रेटिना को जो है वो उसके खुलियात की अफजाइश की है। और इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे नाबीना लोग जो हैं वो उनको दोबारा देखने की रोशनी जो है वो मिल सकेगी। और ये जो खुलियात हैं ये 150 रोज़ तक सरगर्म रह सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम इलेक्ट्रोस्पिनिंग है। तो इसके ज़रिए बहुत सारे ऐसे लोग जो देखने की रोशनी से महरूम थे, अब उनको दोबारा जो है वो ये इस्तिताअत मिल सके कि वो देखें और दुनिया की रंगीनी को एंजॉय कर सकें। मोस्टली बूढ़े लोगों में ये होता है कि एज के साथ साथ जो है उनका ये फैक्टर बिल्कुल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने सामने निकाली है। अच्छा, एक बहुत ही बड़ा मसला हल कर लिया है हमारी पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर करके, और बहुत अरसे से इस पर डिबेट होती थी। अक्सर हम यहाँ पर बुला के डर्मेटोलॉजिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट से ये बात करते होते थे, और वो ये है कि ख़वातीन की खूबसूरती के लिए मेकअप जो है या कॉस्मेटिक का कोई भी प्रोडक्ट वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली बार पाकिस्तान में मुल्की तारीख में पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक अथॉरिटी के क़याम के मुसव्वदा कानून की मंजूरी दे दी गई है, और इसके मुताबिक जाली कॉस्मेटिक बनाने पर 3 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा मिलेगी। और ये पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक बिल 2023 के मुताबिक जाली मेकअप मसनूआत के कैंसर, एलर्जी और जल्दी इमराज का सबब बनते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि जहाँ पर हम बाकी एहतियाती तदाबीर किसी भी बीमारी से बचने के लिए लेते हैं, वहीं पर जब ये 3 इतनी बड़ी बीमारियों का सबब बनती है, और नो डाउट हमने कितने बिगड़ते हुए केसेस देखे हैं कि मेकअप एक दफ़ा गलत हो गया या कोई चीज़ इफेक्ट करके बहुत ज़्यादा देर तक आपके फेस पे मेकअप रह गया तो उसका बहुत बुरा इफेक्ट सामने आता है। तो उसको उसका तदारुक करने के लिए ये पहली बार बिल मंजूर। और हर खातून का शौक होता है कि वो सजती संवरती रहे, तो ऑफकोर्स मेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, और ये उनके लिए एक बेसिक एलिमेंट भी है, लाइफ का हिस्सा है कि आप जो है कहीं जाएँ तो आप खूबसूरत दिखें और आप मेकअप करती रहें। इसी तरीके से मैं आपको अगली खबर की तरफ लेके बढ़ूंगी, और वो भी एक खातून से रिलेटेड है, और वो ऐसी ही एक खातून है जिनको बनने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुख्तलिफ सर्जरीज करवाई, और एक सर्जरी तो उनको इतनी महंगी पड़ी कि उन्होंने अपना घर ही बेच डाला। तो आप देखें कि खूबसूरती के लिए उन्हें कितनी बड़ी कुर्बानी दी, और वो सर्जरी जो थी वो $14,000 की लागत उस पर आई है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो खातून है जिन्होंने इतनी अजीम कुर्बानी पेश की है खूबसूरत लगने की। और ये 50 साल खातून है लेकिन फिर भी खूबसूरत लग रही हैं ऑफकोर्स, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और वो कह रही हैं कि 15 साल से फिलर्स का इस्तेमाल करी थी, और अब उन्होंने एक ऐसी सर्जरी कराई है जिसपे $14,000 की लागत आई है। तो कुर्बानी आप किसी भी चीज़ की दे सकते हैं खूबसूरत लगने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ी बहुत ही बड़ी कुर्बानी थी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा वैसे सीन है अब तो पाकिस्तान में भी हर दूसरा बंदा ऑब्वियसली सर्जरी के साथ साथ ही चल रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अच्छा ये सारी चीज़ें अपना ख्याल रखना चाहिए, और उसको जो अच्छा लग रहा है वो उसका हक है, वो मुकम्मल तौर पर करे, लेकिन बहुत ही सेफ्टी मेजर्स लाजमी लेने चाहिए। अगर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हैं तमाम तरह प्रोसीजर करवाने के लिए तो उसको एक दफ़ा चेक जरूर कर लें। बिल्कुल ऐसा ही, और आप प्रॉपर तरीके से देखें कि किस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं और किस तरीके का आप ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको सूट करता है नहीं करता, तो ये चीज़ें एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली खेल के मैदान की तरफ रुख करते हैं और वहाँ से बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही दिलचस्प खबर ये है हमारे पास कि ओलंपिक ने फाइनली 128 साल के बाद क्रिकेट को दोबारा से शामिल करने का इम्कान जाहिर कर दिया है और ये रोशनी के जो इम्कानात हैं वो रोशन हो गए, वापसी के इम्कानात। और लॉस एंजलिस गेम्स 2028 में मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में इवेंट्स में 5-5 टीमों को एक्शन में आने का मौका दिया जाएगा और आईसीसी रैंकिंग की बुनियाद पर क्वालिफाई किया जाएगा और ऑब्वियसली आईसीसी की एक जो इंटरनेशनल काउंसिल है उसी की बुनियाद पर ये 5 टीम्स जो मेंस की टॉप 5 होंगी और वुमेन्स की टॉप 5 होंगी वो सामने आएंगी। और इसी को पेश नज़र रखते हुए मुहिम में तेज़ी आती जा रही है और नेटफ्लिक्स और ऐसी दीगर स्ट्रीमिंग सर्विसेज के मुकाबले पर अमरीकी जो है वो इसको मज़ीद आगे लेकर बढ़ने पर भी इत्तफाक कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी एक अच्छी न्यूज़ है कि इस तरह से खेल जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे प्लेटफॉर्म से उनकी रिप्रेजेंटेशन होते रहने चाहिए। तो ओलंपिक्स में भी अगर क्रिकेट को शामिल किया जाए तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप होगा। और इसके साथ मैं आपको अगली खबर की तरफ लेती चलूँ। और आपको पता है कि नजम, जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी बहुत सारी और ख्वाहिशात भी होती हैं और लोगों की ये विश होती है कि हम चांद पे जाके शादी करें या खला में शादी करें। तो इसी तरीके का एक वाकया जो है वो पेश आया है और उसमें क्या किया कि बड़ी मुनफरिद शादी हुई है। और मुनफरिद शादी किस तरह की थी कि वो खला में शादी हुई है। क्या बात है। जोड़े ने क्या किया है कि जोड़ा खुद और उनके साथ जो मेहमान थे वो एक ऊंची चोटी पे गए हैं और उसके बाद उन्होंने वहाँ से छलांग लगाई है और सारी जितनी भी रसूमात थी वो उन्होंने खला में ही अदा की हैं। तो ये बड़ी एक डिफरेंट चीज़ थी और मेरे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग भी थी कि क्या पता अगर वहाँ पे इनके पैराशूट्स ना खुलते या इस तरह से कुछ हो जाता तो ये तो वहीं पे दुनिया को खैराबाद कह के चले जाते, लेकिन स्टिल ख्वाहिश है तो इन्होंने पूरी कर ली। और ये डिफरेंट एडवेंचर्स करने चाहिए। जो है ना वो एडवेंचर्स लवर हैं तो वो पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं तो आपको बिल्कुल इस तरीके से करना चाहिए और ये अच्छी चीज़ है कि ऐसे ही हंसते खेलते ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। बिल्कुल, और मुनफरिद चीज़ें ज़िंदगी में करते रहना चाहिए क्योंकि लाइफ चैलेंज लेने का नाम है। तो अगर आप चैलेंज ना लें तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुख्तलिफ चीज़ें कैसे हो सकती हैं। हाँ, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे और हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ। तवानाई बचाएं, मईशत बचाएं, एनर्जी बचाएं। वफाकी दारुल हुकूमत में जिस तरीके से चहलकदमी होती हुई नज़र आ रही है तो मालूम हो रहा है कि बहुत ही कोई स्पेशल इवेंट चल रहा है। स्पेशल इवेंट ये है कि हम कल से भी आपको बताते आ रहे हैं कि सीपैक के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और चाइनीज़ वाइस प्रीमियर जो है वो पाकिस्तान का दौरा करें, 3 रोज़ा दौरे पर हैं और इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ यादाश्तों पर जो है वो दस्तखत भी किए गए हैं और कितना फ़ायदेमंद है ये दौरा, इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। एग्जैक्टली और इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तज्ज़ियाकार भी हैं और इसके अलावा CEO सिंध इकनॉमिक जोन्स मैनेजमेंट कमेटी, हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अब्दुल अजीम उकीली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सर ये बताइएगा कि कितना मुफीद साबित हो रहा है ये दौरा और कितना ज़रूरी था कि इस वक्त जब सेकंड फेज़ की तरफ हम लोग जाने लगे हैं, ऑलरेडी फर्स्ट फेज़ में हम लोग देखें तो तकरीबन 27.4 अरब डॉलर जो है वो लग चुके हैं और दूसरी तरफ ये 62 अरब तक का प्रोजेक्ट पहुँच चुका है, तो कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं सर?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया जी आपका दोबारा बुलाने का। जी ये बिल्कुल बहुत ही मुफीद दौरा है। इसमें काफ़ी सालों से जैसे कि आप सबको पता है कि सी पैक जो शुरू हुआ था 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनसे पहले भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर से जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर थे ली का-चिंग, उनके साथ जो उन दिनों में जो प्रेसिडेंट साहब थे और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनके बाद फिर प्रेसिडेंट शी पाकिस्तान भी आए 2015 में, और जब ये इसका एक एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद से लेके अब तक बहुत पाकिस्तान को अगर हम बात करें कि सी पैक के हवाले से जो फ़वाइद हासिल रहे हैं और जो आगे भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी इसके और मेजर फ़ायदे होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी को, तो ये दौरा जो है इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है क्योंकि पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हैं, कुछ ऐसी इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऐसे हालात थे कि जिनकी वजह से कोविड की वजह से एक उसमें स्लो पेस आ गया था। तो उसको एक मोमेंटम बिल्टअप करने के लिए, और वी आर थैंकफुल टू द चाइनीज़ गवर्नमेंट और उनके साथ हमारी जो टॉप लीडरशिप है यहाँ पे लेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे और फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, तो उनकी ये काविश है कि वो यहाँ पे आए हैं और उसमें मज़ीद जिद्दत पैदा करने के लिए ये जो दौरा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा और इंशाल्लाह इसके बहुत ही मेजर इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स भी हम जल्दी देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही होगा। सर ये बताइएगा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए 6 मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इस हवाले से ज़रा हमें थोड़ी सी डिटेल्स दे दें कि ये 6 मुफाहमत की याददाश्तें कौन कौन सी हैं। देखिए जी, ये एक ऑनगोइंग इनिशिएटिव है। इसमें आप सबको जस्ट टू हाईलाइट पास्ट में हमारा जो पाकिस्तान में जो रिक्वायरमेंट थी, कुछ डेफिशिएंसीज थी जिसमें हमारी पावर का एक इशू चल रहा था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल थे, अभी भी कुछ हैं। तो इनिशियली तो सारा फोकस गवादर के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ये सी पैक के तहत जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स थे उनके ऊपर था। अब जब हम दूसरे मरहले में जा रहे हैं तो उसमें जो मेजर फोकस है, जिसके लिए जो ज़्यादातर जो MOUs साइन हुए हैं, उसमें बुनियादी फोकस जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ इंडस्ट्री है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को आबाद करना है, वहाँ पे चाइनीज़ जो रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री होनी है वो हैं। इसके अलावा भी ML1 जो हमारा रेलवे का एक बहुत बड़ा एक मंसूबा है जो पिछले सालों जिसको इनिशिएटिव लिया गया था, लेकिन उसके ऊपर जो है वो कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ, तो अब दोबारा उसको जो है शामिल किया गया है। तो इस तरह के काफ़ी उन MOUs के अंदर बहुत सारी ऐसी हमारी जो इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सेक्टर्स को शामिल किया गया है। बुनियादी तौर पे तो जी दूसरा मरहला वो तो ये है कि जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, डायरेक्ट जो है वो जो हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है उनकी सोशियो इकनॉमिक लाइफ्स जो है वो इम्प्रूव हों। तो एम तो यही है, और इस वक्त उन कुछ पिछले प्रोजेक्ट्स को दोबारा मोमेंटम दिया गया है, कुछ आगे नई चीज़ों को कंसीव किया गया है। जी अब्दुल अजीम साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो सर ML1 मंसूबे के तहत जो ये एक राहदारी मज़ीद वसी हो जाएगी और ये ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल और हल होंगे, तो 3 जो इकोनॉमिक जोन्स हमें नज़र आते हैं वाज़ेह तौर पर, फैसलाबाद, रशाखई और फिर धाबेजी, ये कितना जो है ना वो एक इफेक्ट डालेंगे पॉजिटिविटी की तरफ, और क्या इससे सिर्फ और सिर्फ चीन और पाकिस्तान को फ़ायदा है या दूसरे एशियाई ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं? ये जो 3 तो प्रायोरिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो कि लास्ट जो डिसीजन हुआ था उसमें बनने की और उनकी डेवलपमेंट की बात हुई थी, जिसमें जैसे आपने फरमाया रशकई है, फैसलाबाद है और धाबेजी है। एक्चुअली ओरिजिनली ये 9 थे, फिर उसके बाद ये 4 हुए, तो अभी एक पिछले साल एक चौथा भी इसमें ऐड हुआ है जो कि बलूचिस्तान में है, बोस्तान स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो चारों सूबों में एक स्ट्रेटजिकली जो है एक जोन को हाईलाइट किया गया है।
इसमें डेफिनेटली जब ML1 प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और उसको कराची से पेशावर और इनफैक्ट पीछे गवादर से कराची की कनेक्टिविटी है एंड देन फिर कराची से पेशावर भी है और फिर ऑनवर्ड्स टू खुंजराब और जो काशगर जो रीजन है वहाँ तक भी है। तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट और वेरी इन टर्म्स ऑफ इट्स जो उसके जो फ़वाइद होंगे, इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू फॉर पाकिस्तान इकॉनमी। और इसमें चूँकि ये जो तीनों चारों जोन हैं, इनफैक्ट जो 3 जोन है, धाबेची हैपन्स टू बी इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दैट ML1 लाइन, तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर के पैरेलल पे हमारी जो एग्जिस्टिंग मेन लाइन जा रही है जो नॉर्थ को कनेक्ट कर रही है विद पोर्ट्स ऑफ कराची, तो उसी के साथ ही ये है। और फैसलाबाद और अशकई को डेफिनेटली इसके साथ फ़ायदे होंगे। और ये जो जोन है ये हैं तो CPEC अम्ब्रेला के अंडर, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट में जो एक्सपर्ट ओपिनियन दिया गया था, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमें हेल्प की, लेकिन दीज जोन्स, ऑल 3 जोन्स और ऑल 4 जोन्स जो चौथा बलूचिस्तान में भी अभी आ रहा है, उनमें एवरी इन्वेस्टर इज़ वेलकम, चाहे वो दुनिया के किसी भी ख़ित्ते से उसका ताल्लुक़ हो। और ये जब वहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे तो चूँकि ये शॉर्टेस्ट रूट होगा टू सेंट्रल एशियन नेशंस यहाँ से जहाँ पे हम ग्रोथ देख रहे हैं, तो ये इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट द इंडस्ट्री रीलोकेशन के साथ, नॉट जस्ट द एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, लेकिन जो उसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स हैं, वी आर ऑल्सो एमिंग और एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग कि एक्सपोर्ट्स इसमें बढ़ेंगी। ओवरऑल हम अपने एक्सपोर्ट का बढ़ाने का जो हमारा और हमारी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो डेफिनेटली अचीव होगा। एंड दिस इज़ ओपन टू एवरी डेस्टिनेशन इन दी वर्ल्ड। अभी हमारे पास धाबेची में जर्मनी से, UAE से, गल्फ़ नेशन से भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो दिस इज़ बेसिक। और सबसे ज़्यादा वी आर एक्सपेक्टिंग कि चाइनीज़ जो हैं इस विज़िट के बाद वी आर लुकिंग एट द रीलोकेशन एट अ वेरी मेजर रीलोकेशन वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम चाइनीज़ साइड, चूँकि वहाँ से जैसा कि हमें पता है कि इंडस्ट्री रीलोकेट हो रही है, तो सबसे आइडियल डेस्टिनेशन जो है और जो कि चाइनीज़ और पाकिस्तान की एक जो हम कहते हैं कि आयरन ब्रदर्स हैं, और जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा था कि जी हमारे जो रिलेशन हैं वो हायर दैन द माउंटेन्स और डीपर दैन द ओशंस है। तो इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज रिजल्ट एज एन आउटकम ऑफ दिस प्रेजेंट विजिट ऑफ द डिप्टी प्रीमियर। बिल्कुल सर, CPEC के फ़ेज़ 2 को ज़रा सा वाज़े कर दें और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि कितना अरसा दरकार होगा कि हम CPEC के फ़ेज़ 2 के समरात को एंजॉय कर सकें। CPEC का फ़ेज़ 2 मेनली इनिशियली चूँकि हमारे पास इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो बुनियादी चीज़ें थीं वो नहीं थीं या कम थीं, जैसा कि हमारे पास पावर के ब्रेकडाउन्स होते थे, शॉर्टेज थी, रोड नेटवर्क हमारा सही नहीं था, या हमारे पोर्ट की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा उन दिनों में नहीं थी। गवादर पोर्ट का मामला उन दिनों में जो है वो 2013 से अगर मैं बात करूं तो इनिशियल फोकस तो सारा वो फ़ेज़ 1 में अब हो चुका है टू अ लार्जर एक्सटेंट। सेकंड फ़ेज़ बुनियादी तौर पे जो हम डायरेक्ट बात करते हैं कि जब इंडस्ट्री आएगी तो जो डायरेक्ट बेनिफिट्स होंगे टू द मासेस ऑफ पाकिस्तान, वी बिलीव कि इसका चाइना को तो फ़ायदा है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा हमारे मुल्क की इकॉनमी को है। हम ये समझते हैं, जो कि अगर हम नंबर्स देखें और जो हम इसकी स्टडीज़ देखें, तो इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2 मिलियन जॉब्स, जो कि CPEC के लॉन्ग टर्म प्लान के तहत एक नंबर जो है वो सामने आया। अभी तक भी हम कोई तकरीबन 2.5 से 3 लाख इसमें जॉब क्रिएशन देख चुके हैं, जिसमें पावर जनरेशन 6000 मेगावाट पावर जनरेशन हो चुका है। तो ये जो पहली जो स्टेप्स थे वो इनडायरेक्ट वे में एक प्लेटफॉर्म बना रहे थे। अब डायरेक्ट फ़ेज़ 2 इज़ डायरेक्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉब क्रिएशन होगी, कि जब इंडस्ट्री यहाँ पे आएगी तो उसके साथ जब वहाँ पे लगेगी तो वो जॉब क्रिएशन डायरेक्ट होगी। उसके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें एक टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, IT सेक्टर है, इस तरह के और सेक्टर्स भी हैं, टेलीकॉम और भी इस तरह के सेक्टर्स हैं कि जिनमें जब वो यहाँ पे सेकंड फ़ेज़ के दौरान ये सारे जो नए सेक्टर्स हैं जिनसे डायरेक्ट जो है वो जॉब क्रिएशन होगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2030 तक, फ्राम नाउ टिल 2030 तक
अराउंड 2 मिलियन जॉब क्रिएशन होगी, हमारी जीडीपी विल आल्सो ग्रो बाय एन एडिशनल 1 परसेंटेज पॉइंट, हमारी एक्सपोर्ट्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1/4 ऑफ एक्सपोर्ट जो हमारी टोटल इस वक्त है वो CPEC के इस सेकेंड फेज से वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, हमारी इंपोर्ट भी सब्सटीट्यूट होगी। तो जो डायरेक्ट समरात हैं जो CPEC के जो होने हैं वो सेकंड फेज़ में हम देखेंगे, और उसकी टाइमलाइन चूँकि लॉन्ग टर्म प्लान तो 2017 से 2030 तक था, बीच में कोविड की वजह से थोड़ा वो स्लो हो गया, लेकिन वी स्टिल बिलीव कि जो हमारे टारगेट्स हैं जो हमने और हमारी गवर्नमेंट ने, दोनों ममालिक की गवर्नमेंट्स ने सेट किए हुए हैं, वी कैन एंड वी विल अचीव दोज नंबर्स जो कि हमने लॉन्ग टर्म प्लान में दोनों मुल्कों ने अपने एग्रीमेंट में तय किए हुए हैं। पाकिस्तान की तरक्की और रोशन का मुस्तकबिल का दिस इज़ प्रोबेबली द बेस्ट थिंग विच हैज़ हैपेंड टू पाकिस्तान। जैसे अमेरिका में मार्शल प्लान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने यूरोप को सपोर्ट किया था, वी बिलीव कि जी जो CPEC है उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसमें एक और एंगल ये भी है कि जो CPEC जो रूट है जो गवादर से शिनजियांग प्रोविंस जाता है, तो चाइना का वेस्टर्न साइड भी इससे डेवलप होगा, लेकिन हमारा जो वेस्टर्न रूट है, ईस्टर्न रूट जो है वो कराची से कनेक्ट करता है नॉर्थ को, वेस्टर्न गवादर से कनेक्ट करता है काशगर से, और एबटाबाद से जाता है खुंजराब से काशगर तक। उस रूट के साथ साथ जो इलाके हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं वो भी काफ़ी हद तक डेवलप होने की हम तवक्को रखते हैं। जी डेफिनेटली, थैंक यू सो मच अब्दुल अजीम उकीली साहब आपके वक्त के लिए। CEO सिंध इकोनॉमिक जोन्स मैनेजमेंट कमेटी हमें तमाम तरफ आगाह कर रहे थे कि जिस तरीके से CPEC का रूट 2 चलेगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा, जो हो रहा है ऑलरेडी, चाइना को भी फ़ायदा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो हमारा पूरा का पूरा ये ख़त्ता है एशिया का, ये मज़ीद मजबूत होगा और इसको मजबूत होने की ज़रूरत भी है। और CPEC के ऊपर जब भी हम लोग नज़र डालते हैं तो ये 1 रोड 1 बेल्ट मंसूबा है जो पाकिस्तान की कनेक्टिविटी को भी मजबूट बनाएगा, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाएगा, हमारी इंडस्ट्री को भी फ़रोग देगा और हमारी एक्सपोर्ट्स की तरफ ओवरऑल कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि इस तरीके से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हो पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन कर रहे हैं, तो वी शुड बी सपोर्टिंग दिस। अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हर इंसान जो है वो इसमें कोई ना कोई रोल अदा कर रहा होता है, तो वो हमें करते रहना चाहिए। एक ब्रेक हमारे साथ है। एक ऐसी खातून के बारे में बात करना चाहूँगी जिनको वंडर वुमेन कहना जो है वो किसी एजाज़ से कम नहीं होगा, एंड ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान के लिए वंडर वुमेन है, क्योंकि ऐसी खवातीन जो है वो पाकिस्तान के लिए इंस्पिरेशन भी है। और मेरी जैसी बहुत सारी और खवातीन जो है वो उनको देख के इंस्पायर होती है कि किस तरीके से ये इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देती है। बिल्कुल आपने सही गेस किया होगा, हम पिछले दिन उनकी खबरें भी शामिल कर रहे थे और हम ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से हम इनको सुबह पाकिस्तान के सेट पर जल्दी लेके आएँ और आपसे भी मिलवाएँ। बात करें हम बिल्कुल जी, हम बात कर रहे हैं नाइला कियानी साहिबा के हवाले से, जिनके पास 2 एजाज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान में। ये वाहिद खातून हैं पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है जिन्होंने 8000 मीटर की बुलंद से 5 चोटियों को सर किया है, और दूसरा एजाज़ ये है कि ब्रॉड पीक चोटी जो 12वीं चोटी है वो भी पहली सर करने वाली ये पाकिस्तानी खातून है। तो आइए इनसे मिलवाते हैं आपको और जानते हैं कि जुनून का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका ताल्लुक पाकिस्तान किस इलाके से है? पिंडी से। पिंडी गया। और यहाँ से आपका सफ़र पहाड़ों की तरफ जो शुरू हुआ उसकी इंस्पिरेशन क्या थी?
बिल्कुल अचानक से मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट की, कोई प्लान नहीं था। K2 देखने गई थी, वहाँ से अचानक से वापस आई तो मतलब प्लान किए बगैर ही किसी ने पूछा कि क्लाइंबिंग करनी है, आई सेड यस। एंड 2 साल पहले मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट की थी, पहली पीक ही मेरी 2 साल पहले थी। तो उसके लिए ट्रेनिंग का एक लंबा प्रोसेस चला या वो भी बस अचानक ही हुआ? ट्रेनिंग कोविड की वजह से जैसे मैंने प्लान की थी वैसी नहीं हुई, लेकिन मेरी ट्रेनिंग मैंने पहले पहाड़ पे ही सारी ट्रेनिंग ली अपने उस्ताद अली रज़ा सतपारा से। नाइला, मैंने कुछ 2016 या 17 में थोड़ी बहुत रॉक क्लाइंबिंग की थी, कुछ 1-1.5 साल के लिए, उसके बाद मैंने छोड़ दी। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं हर बार जब आती थी तो ऑफ कोर्स मेरी बड़ी बहन करती थी और मेरे बाबा ज़बरदस्ती भेजते थे, तो मैं हर बार आके ना रोना पिटना होता था कि नाखून टूट गए हैं, यहाँ चोट लगी है, वहाँ चोट लगी है। कितना टफ़ है ये फेज़? ओवरऑल माउंटेनियरिंग बहुत टफ़ है। मतलब मैंने इस साल 5-8 हज़ार मीटर से ऊपर चोटियाँ की हैं इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। तो वो लोग मुझे देख के बोलते हैं कि बहुत इजी होगा, इसने कर लिया है तो, लेकिन इट्स वेरी हार्ड। मतलब पूरा सब सिर्फ पहाड़ चढ़ने से पहले भी पूरी जो मैनेजमेंट है, फैमिली का सब कुछ, करियर, इवन ऑन द माउंटेन, मतलब बहुत ज़्यादा 8,000 मीटर पीक को सबमिट करना दुनिया का माउंटेनियरिंग का बिगेस्ट चैलेंज है। Obviously. तो बहुत इट्स अ लॉन्ग लिस्ट बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। हर नए मिशन पे जब आप जाती हैं तो क्या जज्बा होता है जो आपको ये करने पे मजबूर करता है कि नहीं अब मुझे नेक्स्ट स्टेप ये लेना है? मुझे मेरा 14 दुनिया में 8,000 से ऊपर 14 पीक्स है। मेरा कभी भी पिछले साल तक प्लान नहीं था, लेकिन बस अचानक से अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए और प्लानिंग की। और लेकिन अभी नाउ आई एम प्लानिंग कि जितनी 14 में से जितनी भी कर सकती कर लूँ। 8 हो गई हैं, तो लेट्स सी आगे अल्लाह ताला ने क्या लिखा है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में भी आपने किया और आपने जिस तरह मेंशन किया माउंट एवरेस्ट भी किया। कुछ लोग कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली अगर आप K2 देखें या यहाँ की पीक्स देखें तो वहाँ से थोड़ी सी आसान है। इसी तरह ही है कि वहाँ पर ट्रैक्स जो हैं वो उतने मुश्किल नहीं है जिस तरीके के पाकिस्तान की पीक्स के हैं। कंपैरेटिवली माउंट एवरेस्ट आई वुड से थोड़ी सी आसान है, बट स्टिल वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत इजी है K2 के मुकाबले में, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई है तो उस हाइट की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन के डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्लाइंबिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आपने मेंशन भी किया अली सतपारा का, ठीक है, तो उनका एक पूरा मिशन और वो आपके साथ जो रिसेंटली ब्रॉड पीक पे ही उन्होंने विदाउट ऑक्सीजन किया था। वो उनके बेटे हैं, अली सतपारा के बेटे हसन सतपारा। यस, वो भी आपके साथ ही थे उसी पे? वो मुझसे एक दिन पहले उन्होंने सबमिट किया ब्रॉड पीक। तो ये कितना ये टफ होता है कि सारी चीज़ों को बैलेंस रखना और एक अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, फिजिकल चैलेंजेस को भी फेस करना और फिर साथ साथ ऑक्सीजन लेवल के चलना। एक्चुअली बहुत से रिस्क हैं। टेरेन का डिफरेंस होता है, जो आइस पे और रॉक पे क्लाइंब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब मैं ब्रॉड पीक चढ़ रही थी, मेरी ब्रॉड पीक लास्ट पीक थी पाकिस्तान में जितनी भी 8,000 मीटर की पीक्स है उसमें लास्ट थी, तो आई वाज वेरी नर्वस, आई वाज सिक एक्चुअली। मैं फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा सिक थी। वो बीमारी के बावजूद मैं ऊपर जा रही हूँ कि करनी है, लेट्स सी, और मौसम अचानक से ख़राब हो गया, फोरकास्ट बदल जाती है कभी कभी। सो ब्रॉड पीक आई वुड से लास्ट पीक ने मुझे बहुत मुश्किल टाइम दिया, बट मैंने इसको 2 दिन में सबमिट किया। यूजुअली 4-5 दिन लगते हैं, तो सबके चैलेंजेस के बावजूद आई वाज एबल टू सबमिट इट। एंड ऑफ कोर्स ये एक बड़ी टफ गेम है। और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, या कितनी जगहों पे आपने बीइंग अ फीमेल इसके पर्क्स को एंजॉय किया? बीइंग अ फीमेल एंजॉय किया, या बीइंग अ फीमेल चैलेंजेस ज़्यादा थे आई वुड से। ईजी नहीं है, क्योंकि मुझे ये भी बातें सुनने को मिली हैं, लोग सोचते हैं कि मुझे 6 लोग उठा के लेके जाते हैं। मतलब आई गो विद 1 गाइड, और 6 लोग हो भी ना तो उस पीक्स पे उठाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज अ बीइंग अ फीमेल लोग समझते ही नहीं हैं कि कुछ लोग, नॉट एवरीबडी, आई हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट विच आई एम ग्रेटफुल फॉर, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये फीमेल है, ये कर नहीं सकती। इस तरह के और भी बहुत से चैलेंजेस थे। सो आई हैड मोर चैलेंजेस फ्रॉम सम पीपल इन द माउंटेनियरिंग कम्युनिटी, लेकिन अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा किया माउंटेनियरिंग कम्युनिटी से बाहर। बहुत ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिली है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरीके से एक ये काम किया। ये बताएं कि वो जो व्यूज़ हैं वो मिसमराइजिंग किस्म के, ठीक है, टॉप पे पहुंचने के बाद जो कंडीशन होती है, माउंट एवरेस्ट की कहानी, K2 की कहानी, क्या डिफरेंस फील किया या क्या वो व्यूज़ थे? अगर कुछ जो है वो एक्सप्लेन कर सकें अल्फाज में आप। एक व्यू जो मुझे भूलता नहीं है कभी भी, वो 2-3 पहाड़ों पे जब हम लोग लास्ट डे
रात को निकलते हैं। और ये किसकी बात आप कर रही हैं, कौन सी? ये K2 पे हुआ था और अन्नपूर्णा पे हुआ था, ठीक और है। ब्रॉड पीक पे मून तो नहीं था लेकिन स्टार्स थे। तो कभी कभी हम इतना ऊपर थे कि मून ऐसे लग रहा था कि हमसे, चांद हमसे नीचे है। इट वाज सो सरियल, एक्सप्लेन करना मुश्किल है उस व्यू को। नाइला, कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करें या कोई ऐसी मेमोरी जो कि आपको याद हो, चाहे वो टफ हो या चाहे वो एंजॉयबल हो आपके लिए? टफ बता देती हूँ। आई थिंक Yes. जब माउंट एवरेस्ट पे थे, हमने जैसे बोला कि माउंट एवरेस्ट को ईजियर समझा जाता है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे भी ना इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा रॉकफॉल हुई थी। तो जब हम कैंप 2 से कैंप 3 जा रहे थे, वहाँ पे लाइक 100 के हिसाब से पत्थर हमारे ऊपर आए थे, बड़े डिफरेंट साइज़ के। तो उस वक्त जब दूर से देखा तो वी थॉट कि हम बस आज गए, आज नहीं बचना। बट आई स्टार्टेड प्रेइंग। तो वो इतना गैप था कि हम वी वर बेसिकली जंपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन, डक कर रहे थे पत्थरों को। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक मौका अच्छा था। नाइला, अब आपने ये समिट किया और आपने जिस तरीके से कहा कि कोई प्लान नहीं था, 2 साल पहले शुरू किया, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या है, कहाँ से क्या क्या फेज़ है जिससे गुजरना पड़ता है। एक इंसान जिसने आज ये इरादा किया कि मैंने शुरू करना है, तो क्या वो किसी कैंप से रब्ता करेगा, किसी माउंटेनर ग्रुप से रब्ता करेगा, स्कर्दू जाएगा, गिलगित जाएगा, क्या करेगा? सो माउंटेनियरिंग बेसिकली डिफरेंट स्पोर्ट्स की कॉम्बिनेशन है। रॉक क्लाइंबिंग है, उसमें आइस क्लाइंबिंग है, उसमें ट्रैकिंग है, और माउंटेनियरिंग के भी सेपरेटली कोर्सेज हैं जिसमें वो सब कुछ मिक्स करके करते हैं। तो वो आप रॉक क्लाइंबिंग क्लब ढूंढें अपने जगह, अपने शहर में या आसपास, ट्रैकिंग क्लब्स ढूंढें, उसमें आप ट्रैक करें, हाइकिंग स्टार्ट करें और ट्रैक करें, 2-3 दिन का ट्रैक करें और देखें कि ठंड में टेंट में ज़िंदगी गुजारना आपके लिए मतलब कुछ दिन पॉसिबल है या नहीं है। एंड देन आप माउंटेनियरिंग कोर्सेज भी ऑनलाइन पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, वो ज़्यादातर नॉर्थ में ही है, गिलगित बल्तिस्तान पहले में। ये भी बताइएगा कि आप इसके लिए कोई प्रैक्टिस करती हैं, क्योंकि जितना मुझे पता है रॉक क्लाइंबिंग के लिए पाकिस्तान में बहुत सारी आर्टिफिशियल वॉल्स भी बनी हुई हैं जिस पे लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो एक नेचुरल वॉल पे या नेचुरल रॉक पे जाते हुए उसके लिए थोड़े प्रिपेयर्ड हो। हाँ। तो आप भी इस तरह की कोई प्रैक्टिस करती हैं? तो मैं बिल्कुल रॉक क्लाइंबिंग भी करती हूँ, मैं ट्रैकिंग भी करती हूँ, हाइकिंग भी करती हूँ, मतलब माउंटेनियरिंग में बहुत कुछ आ जाता है। और फिज़िकल फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखती हूँ। तो वो और मेंटली, माउंटेनियरिंग के लिए मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, मच मोर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। आई नो इतने आप कंडीशंस फेस कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने ये सफ़र शुरू किया और एक पीक हो गई, दूसरी पीक हो गई, तो उस वक्त ख्याल आया कि पाकिस्तान में आज से पहले किसी खातून का ये इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा, या इंटरेस्ट रहा है तो वो क्यों नहीं सर कर पाए? ऑब्वियसली आपने स्टोरीज तो बैठ के सुनी होंगी ना। आई थिंक जब मैंने एक हमारे गिलगित बल्तिस्तान से हैं समीना बेग, उन्होंने भी 3 पीक्स की हुई है, 8000 से ऊपर ऑल टुगेदर। तो लेकिन वो पहाड़ों की है। तो जब मैंने सबमिट करना स्टार्ट किया तो जो बाकी लड़कियां हैं उनको भी एहसास हुआ, मतलब मुझे बताया गया था कि हमने कभी 8000 सोचा ही नहीं था कि पॉसिबल है। तो आई थिंक एक तो सेल्फ बिलीव कि हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं यूजुअली स्पोर्ट्स को जनरली प्रमोट करती हूँ, सिर्फ माउंटेनियरिंग को नहीं करती। बट आई थिंक ये सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर आपको करनी है तो ज़रूर ट्राई करें। ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। और ये कितनी एक्सपेंसिव है गेम? एक्सपेंसिव बहुत है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। जो 8000 की है ना पीक्स, वो लेट्स से एक जो चीपेस्ट है वो $15,000 से स्टार्ट होती है, तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैंने 8 की हैं, 8 पीक्स। तो उनमें से एक मैंने खुद ही की थी पहले, उसके बाद रिकॉर्ड हुआ। तो आपने तो सारी जमा पूंजी इधर ही लगाई है मेरा ख्याल नहीं, लेकिन स्पॉन्सरशिप मुझे, आई एम वेरी लकी, मुझे एक फाउंडेशन स्पॉन्सर करती है और उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। नाइला, बेसिक क्या चीज़ें आप लेके जाती हैं जब भी आप किसी भी समिट पे जाती हैं? तो यूजुअली हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा बैग जो है वो लोगों ने कंधों पे डाला होता है, उसमें क्या क्या होता है? वो एक तो हमारा डफल बैग होता है, वो शायद आपको वो बेस कैंप तक या तो म्यूल्स पे जाता है या पोर्टर्स पे जाता है। हमारे बैग में मतलब एक तो डाउन जैकेट हो जाएगी अगर ठंड है, विंड प्रूफ जैकेट हो सकती है, ग्लव्स, खाने की कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, पानी होता है। लेकिन यूजुअली जो डफल बैग होता है उसमें स्लीपिंग बैग्स होते हैं, समिट पे जो डाउन सूट पहनते हैं, मेडिसिन। और ये जो इनके सारे टूल्स होते होंगे ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते होंगे बहुत। माउंटेनियरिंग में जैसे आईसेक्स है, शूज़ हम पहनते हैं, डाउन सूट पहनते हैं। डाउन सूट मतलब एवरेज पे $800 का मिलता है, शूज़ भी एवरेज पे $1000 के। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ओके, सो आपने अपने बाद कितनी और मज़ीद ख़वातीन को एम्पावर किया है कि वो आपके साथ अब निकलने के लिए तैयार हैं कि लेट्स गो एंड कंकर द वर्ल्ड?
और आई थिंक मेरे क्लोज नेटवर्क में ही एटलीस्ट 10 लेडीज़ हैं जो कि 8000 मीटर समिट करना चाहती हैं। उसके अलावा बहुत सी लेडीज़ मुझे मैसेज करती हैं जिन्होंने ट्रैकिंग पिछले 2 सालों में ही मेरे जर्नी को देख के या क्लाइंबिंग मूवीज़ को देख के इंस्पायर होके बहुत सी लड़कियां ट्रैकिंग कर रही हैं, हाइकिंग कर रही हैं, और बहुत सी लड़कियां जो 8000 मीटर तक जाना चाहती हैं। तो आई एम वेरी प्लीज्ड अबाउट दैट। बहुत अच्छी बात है, और आप नो डाउट एक इंस्पिरेशन है पाकिस्तान के लिए, एक ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने अकेले जो है वो सफ़र। अच्छा, एक और चीज़ ये कि क्या रात के वक्त भी क्लाइंबिंग होती है? यूजुअली रात को, जब दिन के टाइम एवलांचेस का, रॉकफॉल का ख़तरा होता है, तो हम लोग रात को निकलते हैं ताकि वो अवॉइड करके सुबह हम नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंचें। और रात को इजी होता है? रात को ठंड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हम रॉकफॉल, एवलांचेस वगैरह तो अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा आती है। मतलब एवरेस्ट पे इस साल जो मुझे एक और बहुत बड़ा चैलेंज था, उस -40 तक टेम्परेचर था, एंड इट्स वेरी सुपर कोल्ड। तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट क्या प्लान है आप? नेक्स्ट मेरा यही प्लान है कि 14 पीक्स मैंने मतलब उसमें से जितनी भी कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि 14 ही करूँगी, बट आई वांट टू क्लाइम एज मैनी एज पॉसिबल, क्योंकि ये बिगेस्ट चैलेंज है माउंटेनियरिंग का, एंड आई वांट टू प्रूव कि पाकिस्तानी वुमेन भी सब कुछ कर सकती हैं। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे 2 बेटियां हैं, 2 साल की और 4 साल की। 2 साल की और 4 साल की। तो वो पीछे कौन उनको देखता है? तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इज़ वेरी हैंड्स ऑन। तो पूरी फैमिली सब मिल के कर रही है, दे आर ऑल सपोर्टिंग मी, स्पेशली माई हस्बैंड, कि मैं ये अपना प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी फिनिश करके फैमिली के पास जाऊँ। नाइला, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आजकल जो हमारी यूथ है वो यूजुअली फ़ोन पे गेम्स खेलती है या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन कि आप जाएं और फिजिकल गेम्स खेलें? आई थिंक आउटडोर गेम्स, एडवेंचर आपको, मतलब आई फील अलाइव, आई सफ़र्ड फ्रॉम डिप्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आउटडोर गेम्स ने मुझे, आउटडोर स्पोर्ट्स ने मुझे उससे निकाला। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आउटडोर गेम्स, एडवेंचर, और स्पोर्ट्स। जनरली स्पोर्ट्स से ना हम बहुत सी स्किल्स सीखते हैं जो अपनी लाइफ में, करियर में वो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा, आई थिंक मैं वही चाह रही हूँ कि यूथ को इंस्पायर, स्पोर्ट्स इन जनरल, नॉट ज़रूरी नहीं कि वो माउंटेनियरिंग करें, बस स्पोर्ट्स में आए वो। नाइला, ये भी बताएं कि क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स जो आप कर रही हैं, माउंटेनियरिंग, इसने आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाया? येस, आई थिंक मैं मेंटली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से मुझे माउंटेनियरिंग में हेल्प हुई। लेकिन पिछले 2 सालों में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो आई नेवर थॉट कि मैं वो फेस करूँगी, तो उससे आई थिंक मैं और ज़्यादा मेंटली एंड इमोशनली गुड कि आपको अपनी लाइफ का एक मिशन मिल गया है। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप कि आपका जब ये 14,000 का सफ़र जो है वो 14 पीक्स का मुकम्मल होगा, और फिर हम दोबारा से आपके साथ इंटरव्यू करेंगे, एंड डेफिनेटली उसके बाद से आपने स्कीइंग शुरू करनी है। स्नोबोर्डिंग, आई लव स्नोबोर्डिंग। हमारे पास बहुत कुछ होगा नाइला के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए, और मुझे लगता है कि अब जब नाइला नेक्स्ट मिशन पे जाएंगी तो हमारे लिए मजीद स्टोरीज जो हैं वो शामिल करने के लिए आसानी हो जाएगी। वेल, न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और हम सब जैसे जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला बहुत ज़मानों से चला आ रहा है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को ये सिलसिला जो है वो मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने वाज़े हो चुका था, और इसीलिए दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी बिलखसूस कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए 5 अगस्त का दिन जो है वो यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी कश्मीरी भाई हैं जो कि मकबूजा कश्मीर में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और जिस तरह से वो जुल्म और बर्बरियत सह रहे हैं, उनके साथ यकजहती का इजहार किया जा सके। ख़वातीन हज़रात, बिल्कुल आप लोग जिस तरीके से जानते हैं कि 4 साल तकरीबन मुकम्मल हो जाएंगे इस 5 अगस्त 2023 को। 2019 में ये इक़दाम उठाया गया जो कि खुलम खुला खिलाफ वर्जी है अक़वाम मुत्तहिदा के कानून की। और फिर उसमें हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 370 और 35A ख़त्म होने के बाद जो हुआ वो कुछ मंजरनामा आप लोगों के सामने अगर हम लोग रखें तो अभी तक जो हमारे सामने अपडेट्स आती हैं उसके मुताबिक 80
1000 से 80 से ज़ायद जो है वो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट में, और उसके ऊपर कोई बात शायद नहीं हो सकी। और फिर उसके बाद नई हल्का बंदियाँ की गई हैं। तकरीबन इस वक्त 7 नई सियासी जमातें बनाई गई हैं ताकि जो इलाकाई जो नुमाइंदगी है उसको ख़त्म किया जाए और वहाँ पर हिंदुओं को लाकर या इंडिया के दूसरी जगहों से लाकर वहाँ पर बसाया जाए और वहाँ के कश्मीरियों की तादाद को कम कर दूसरी तरफ भारत का हिस्सा जिस तरीके से बनाया गया उस पर हम लोग बात करेंगे। और तकरीबन योमिया 367 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ जा रहा है। इसी के ऊपर बात हम लोग करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुर्रियत लीडर एडवोकेट जनाब परवेज़ अहमद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से आप सर? बहुत शुक्रिया मेहरबान सर। यकीनी तौर पर 4 साल पहले भी बहुत एक सख्त मुकाबला करते आए, लेकिन इस 4 साल में जितना सख्त मुकाबला किया उतने ही उभर कर सामने कश्मीर की ये तमाम तर क़यादत भी और तमाम तर नौजवान मज़ीद मुस्तहकम होकर सामने आए हैं। सर, इस वक्त रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? जब आपका वहाँ से रब्ता होता है और बात होती है तो श्रीनगर और तमाम जम्मू में इस वक्त सूरत हाल क्या है सर? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपका, पाकिस्तान टेलीविज़न का, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने जो एक ऐसा इकदाम उठाया कि जिससे हम ये कहेंगे कि मसला कश्मीर की चोलें हिल गई जी। और उसके बाद कश्मीरियों को डेफिनेटली एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे कश्मीर की ये सूरत हाल है, आप ये कहें कि वो साइलेंस ऑफ अ ग्रेव यार्ड, आप कहें जैसे कब्रिस्तान की खामोशी वहाँ पे ज़रूर है, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कश्मीरी ने गिव अप किया है। लेकिन हिंदुस्तान ने इन 4 सालों में सिचुएशन को ऐसा एग्रीवेट किया है कि आपके पास ना आज़ादी इजहार है और ना ही आप फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप बाहर जाते हैं। और कश्मीर के मीडिया पे इतनी पाबंदी है कि वहाँ पे खबर छपती नहीं है जी। अब जो भी खबर आप वहाँ से आती है, आप समझिए स्मगल होके आती है। कोई कश्मीरी नौजवान हथेली पे अपनी जान रख कर किसी न किसी तरीके से इस न्यूज़ को बाहर ले आता है और जो इंटरनेशनल मीडिया में छपती है। तो ऐसी सूरत हाल में जो डायस्पोरा है, जो बैरून दुनिया में मुकीम हमारे पाकिस्तानी है, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, हुकूमत पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी बनती है जो एहसन तरीके से इसको निभाते भी हैं कि एक मॉरल सपोर्ट कश्मीरियों को इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और जो आज का ये प्रोग्राम है और जो अब इस्तेसाल जिसको नाम दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, तो ये एक आप कहेंगे एक मैसेजिंग कश्मीरियों को जाती है इस दिन के हवाले से कि उनके साथ जितने भी मजालिम हो रहे हैं वो इसमें तना नहीं है, एक पाकिस्तान उनके साथ है। हम अक्सर बात करते हैं कि फ़लस्तीनियों ने भी बड़ी स्ट्रगल की है, लेकिन उनके साथ कोई पाकिस्तान नहीं है, इसलिए पिछले 60-70 साल से वो मार खा रहे हैं। दुनिया उनका खाता है कि उनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी है, लेकिन कोई चीज़ उस तरीके से मौसर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और ये हम चूँकि देखते हैं, हम अक्सर जाते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, हम जिनीवा में जाते हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, हम फ़लस्तीनियों से जब बात करते हैं तो उनका ये हमेशा मौक़िफ़ होता है कि हमारे दाएं बाएं पाकिस्तान नहीं है, हमें आज़ादी मिली होती है। तो इसलिए हम पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी। जहाँ तक बात की आपने इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, देखें इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी पिटिशन्स हैं, अगर हम इसको हिस्ट्री देखें 2014 में भी जब ये एब्रोगेट नहीं हुआ था ये आर्टिकल, उससे पहले भी RSS ने एक रिट पिटिशन डाली थी इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, उसका फ़ैसला नहीं हुआ था। श्रीनगर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उसकी पार्टी बनी थी, क्योंकि उससे पहले भी 2-3 पिटिशन श्रीनगर हाई कोर्ट में भी पेश हुई थी और वहाँ पे जो वर्डिक्ट आया था वह इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आया था फ़ैसला, इसलिए फिर उन्होंने उसको छेड़ा नहीं था। फिर 2014 में उन्होंने जब एक रिट पिटिशन की तो उसमें भी उनको लग रहा था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई इतना बेहतर उनके पास पोजीशन नहीं है, तो फिर मजबूरन उन्होंने एब्रोगेट किया। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है पाकिस्तान, जब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, हिंदुस्तान बड़ी जमहूरियत अपने आप को कहता है, अदलिया के बारे में कहता है बड़ी आज़ाद अदलिया है, लेकिन हमने माजी में देखा शाबानो केस, वहाँ पे ट्रिपल तलाक केस हमने देखा, हमने अयोध्या की वो जो है मस्जिद, बाबरी मस्जिद, उस पर हमने फैसले देखे, हमने सिटीजनशिप लॉज देखे। इंडियन सुप्रीम कोर्ट टाइम गेन तो ज़रूर करता है लेकिन फैसले नहीं करता है। और चूँकि मोदी उन्होंने इस वक्त जो ये उठाई है, जो ये रिट पिटिशन उठाई है, क्योंकि 3-4 साल का अरसा भी गुजर चुका था
और हमें कोई उम्मीद नहीं है इंडियन सुप्रीम कोर्ट से कि वो कोई ऐसा फैसला देगी जो कश्मीरियों के हक में होगा। अच्छा सर, जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर को गुज़िश्ता 4 साल से दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल में मुंतकिल किया गया है, तो भारत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ आलमी कानून में क्या लाएअमल है? देखिए, अगर हम देखें कि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है और एक बड़ा मुल्क है, ये डेफिनेटली उसको एक फेवर जाता है, लेकिन इसका एक कतन मतलब नहीं है कि दुनिया का कंसर्न नहीं है कि आप इंसानी हकूक पामाल करते हैं। जब आप कहते हैं, देखें 2018 और 2019 में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने, एक हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने 2 रिपोर्ट्स दिए हैं, तफसीली रिपोर्ट्स जो कमीशन को उन्होंने सबमिट किए, और उन्हें कहा कि आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी इस पर बनाए जो मकबूजा कश्मीर का दौरा कर सके। उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई की है डिफरेंट किलिंग्स उन्होंने की है, उसमें उन्होंने देखा कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स कितना होता है, वहाँ पे ब्लैक लॉज कितने हैं, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई करके जब रिपोर्ट किया तो हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ये एक FIR है। अब टाइम देखना होता है कि अब शायद इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हिंदुस्तान को इस वक्त जनाब उनको लाया जाए इधर कटहरे में, लेकिन चूंकि एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ की है और जो शर्मिंदगी का बायस उसके लिए है। देखिए, हिंदुस्तान अगर मसले कश्मीर ना होता और उसके यूनाइटेड नेशंस की करारदादें ना होती जिस पे इंटरनेशनल बैशिंग उसकी होती, तो हिंदुस्तान को सलामती काउंसिल का मेंबर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। आप समझे कि एक बैरियर है, एक उसके सामने एक दीवार है। जब भी वो बात करता है तो पाकिस्तान की हुकूमत या कुछ ऐसे ममालिक जो कश्मीरियों के साथ हमदर्दी रखते हैं, तो खासकर चाइना की बात करते हैं, चाइना का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे आज आया हुआ है, तो वो हमेशा इसको वीटो कर देते हैं और बुनियादी ही बनाते हैं कि आप मसला कश्मीर जो है एक हल तलब मसला है, वहाँ पे इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं। तो हम प्रैक्टिकली ये देखें कि अगर हम देखें कि हिंदुस्तान को हमने अभी कटहरे में नहीं लाया, लेकिन हिंदुस्तान के लिए कुछ बैरियर्स हमने सामने लगाए हैं, और जो मसला कश्मीर ही है जो मेजर बैरियर है उसके सामने। और इस वजह से हिंदुस्तान, ये हम नहीं कहेंगे कि हिंदुस्तान कश्मीरियों को मारकर कोई सिचुएशन विन कर रहा है। वो उसने ज़मीन पे उसने कॉलोनी बनाई है, लेकिन लोगों के दिलों को वो कॉलोनाइज नहीं कर सका अभी तक। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान को अभी कोई कामयाबी नहीं है माँ सिवाय कश्मीरियों को मार। ठीक है सर, 2 छोटे छोटे सवाल जिनके जवाब मैं चाहूँगा। नई सियासी जमातें जो बन रही हैं, और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर जो इकोनॉमी को ठेस पहुँचाने के लिए चावल की काश्त को रोका जा रहा है, सेब के ट्रक जिस तरीके से ज़ाया किए जा रहे हैं, तो ये क्या एक वो जो टॉर्चर हो रहा है फिजिकली वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये जहनी टॉर्चर जो है इसका नुकसान कितना? देखें, इसके बुनियादी तौर ये कश्मीरियों को आप समझे कि ज़ेर बाम नहीं कर सके, उनसे गिव अप नहीं करवा सके। उन्होंने इकोनॉमिक पैकेजेस दिए हैं। एक दफ़ा नरेंद्र मोदी ने 800 करोड़ का भी पैकेज दिया कश्मीरियों को कि आपके लिए तामीर और तरक्की, ये पुल। कश्मीरियों को इसके साथ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कश्मीर की इकॉनमी जो थी ये स्ट्रॉन्ग इकॉनमी थी, ये नहीं कि हिंदुस्तान की वजह से थी, क्योंकि हर कश्मीरी के पास अपनी ज़मीनें हैं, उसके पास अपने बागात है, उसके पास अपना ज़रिए माश है। चूँकि हिंदुस्तान ये समझता है कि जब इकनॉमिकली जब तक हम कश्मीरियों को कमज़ोर नहीं करेंगे, ये गिव अप करने के लिए तैयार नहीं। हमने इनको मारा भी, हमने इनको जेलों में भी डाला, लेकिन ये भी सर्वाइव कर रहे हैं। आप देखें दुनिया में आप जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है, आप देखें अफ़गानिस्तान है, सीरिया है, दूसरे ममालिक है, वहाँ पे NGOs और इंटरनेशनल NGOs, INGOs, खासकर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को दुनिया में काम करने दिया जाता है। मकबूजा कश्मीर वाहिद वो इलाका है जो नो गो एरिया है, जहाँ ना कोई NGO ना INGO, इवन रेड क्रॉस, इवन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, किसी को वहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ये जानता है कि अगर कश्मीरियों को किसी तरह से थोड़ा से भी रिलीफ मिले तो डेफिनेटली इनके जो मोमेंट है इसमें मोमेंटम बढ़ जाएगा और इनमें बड़े हौसले हो जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है, ये मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है। इनको मारो भी, इनकी इकॉनमी भी ख़त्म करो, इनको जेलों में भी डालो, इनके पॉलिटिकल जो इनका जो सेंटिमेंट है उसको भी डाइल्यूट करो। आप नई पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन करो माशरे में, 4 बंदों की तंजीमें, 10 बंदों की तंजीमें। वरना हम ये बात क्लियरली कहते हैं, कल इलेक्शन होते हैं तो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है जो दैट रिप्रेजेंट्स द हार्ट बीट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो कॉल दे देती है तो मकबूजा कश्मीर में
हड़ताल होता है, वो कहते हैं इलेक्शन का बायकॉट करें, वोट नहीं पड़ते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये तंजीमें बनाने और उनको पैसे की बुनियाद पर और ताकत की बुनियाद पर और बंदूक की नोक पर उनको 10-10, 20-20 गाड़ियाँ आर्मी की आगे पीछे करके आप उनको कॉन्स्टिट्यूंसियों में घुमा रहे हैं। ये तो कोई इलेक्शन नहीं है, ये एक मौकरी है डेमोक्रेसी। मुकम्मल तरीके से आपने उनको आइसोलेट करके रखा हुआ। जी बिल्कुल। उनकी तो ख्वाहिश है कि देखिए वो उनकी हमेशा कोशिश है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम जो देखिए वहाँ 2 पॉलिटिकल सिस्टम है, एक जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कश्मीरियों की ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट करता है। कश्मीरियों को जो रिप्रेजेंट करता है उनके जज्बात एहसासात को, वह ऑल पार्टी हुर्रियत का हिंदुस्तान का जो छोटा सा एलिमेंट है, मैं नहीं कहूँगा है, एक छोटा सा एलिमेंट है ज़रूर वहाँ पर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उनके पास कांग्रेस भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, पीडीपी भी थी, लेकिन उनको अब उन पर भी ट्रस्ट नहीं रहा है। उन्होंने नए अपने लोग डाले हैं इसमें कि वेल सर, ये प्रोग्राम्स का सिलसिला पूरे पीटीवी पे इसी तरीके से चलता रहेगा। हम आपको दोबारा भी जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, और ये ज़रूरी है कि हम आवाज़ इसी तरीके से बुलंद करते रहें। ख़वातीनो हज़रात, जहाँ पर आज़ादी का महीना हम लोग मना रहे हैं, वहाँ पर ये हमें सोचना चाहिए कि दूसरी तरफ हमारे बहन भाई हैं जो इस वक्त आज़ादी के मुतलाशी हैं। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और जिक्र करेंगे हमारी ग़ज़ा से मुतल्लिक़, और ग़ज़ा में डाइट कितनी ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। हम डिफरेंट चीज़ें मुख्तलिफ औकात पर जो है वो दिन में खा रहे होते हैं, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं होता कि कितनी ऑर्गेनिक है, कितनी साफ़ सुथरी हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे घर आने वाला जो दूध है वो कितना साफ़ सुथरा है, ये जितनी भी हम डाइट ले रहे हैं वो कितनी फ्रेश है और कितनी हेल्दी है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे भी हम जाते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं होता कि वो जो चिकन है या जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं वो कितनी हाइजीनिक या अनहाइजीनिक है। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब राजा जहांगीर अवान साहब, लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप खैरियत से होंगे। सर बताइएगा कि इस वक्त ऑन गोइंग सिचुएशन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी जो इनिशिएटिव लिया था कि तमाम रेस्टोरेंट्स को पाबंद बनाया गया कि आप लोग ग़िज़ाई जो अद्वियात शामिल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उनके बारे में आवाम को भी आगाही दें। तो सर इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या चल रही है और पंजाब फूड अथॉरिटी किन किन इशूज़ को एड्रेस कर रही है, क्या क्या काम हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और आज के प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये पंजाब फूड अथॉरिटी का दायरा उन्होंने ही क़याम अमल में लाए थे, और ये 2011 में इसका कानून साजी हुई थी। उसके बाद पूरे पंजाब में फ़ूड को रेगुलेट किया गया और उस फूड के रेगुलेशन से फूड इंडस्ट्री रेगुलेट हुई। अब जो प्राइम मिनिस्टर का नया इनिशिएटिव है, जो उनके स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट जो है उसको लीड कर रहा है और ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, वो ये है कि रेस्टोरेंट्स को अब अपने मेन्यू कार्ड्स पे लिखना पड़ेगा कि वो कैलोरीज काउंट्स लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या कैलोरीज हैं, क्योंकि लोगों को इस वक्त जो बीमारियों की हद तक हम लोग अपनी खुराक को मैं समझता हूँ मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि इसके अंदर कितनी कैलोरी है, हमारी कैलोरी की इंटेक कितनी होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसमें। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, नट्स की एलर्जी होती है, किसी को फैट की एलर्जी होती है, किसी को मीट की एलर्जी होती है, वो सारी एलर्जीज भी उस पर काउंट पे आएगा। नंबर 2, जितने भी पैकेज्ड फूड होगा उस पर भी ये पता लगेगा कि सोडियम, इसमें सॉल्ट कितनी है, शुगर कितनी है। ये इतना अहम एक इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का, जो 5 तारीख से हम लॉन्च कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है। और इसमें इस वक्त पहली स्टेज पे कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ बेकरियां वॉलंटियर कर रही हैं, क्योंकि जाहिर है ये एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट पे होगा, इनकी पैकेजिंग शिफ्ट होगी, इनके प्रिंटिंग के इश्यूज़ हैं, इनके अपने इंग्रेडिएंट्स के इश्यूज़ हैं, उस पर थोड़ा टाइम दिया जाएगा इनको, और इवेंचुअली पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्री जो है वो इस पे शिफ्ट हो जाएगी कि हमारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, हमारे कैलोरी काउंट्स जो हैं वो हर जगह डिपिक्ट होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है 4 बिलियन US डॉलर्स का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसके बाद आप ये देखें कि हमारी जो 24 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर हम कंज्यूम कर रहे हैं घी, और ये इतनी बड़ी अमाउंट है घी कंज्यूम करने की कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है या सिविलाइज वर्ल्ड है वो 3 से 5 kg यूज़ करिए पर ईयर, जबकि हम जो हैं वो 24 किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब ये इसका जितना ट्रांसलेट होता है तो 40% जो मोर्टेलिटी है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हो रही है, जो ज़्यादा घी खाने की वजह से हो रही है। ज़्यादा 40% लोग जो फौत हो रहे हैं, जहाँ बाक हो रहे हैं, वो इस वजह से हो रहे हैं। अब ये जब कैलोरी काउंट सामने आएगा या आपको ये पता चलेगा कि इस खाने में, इस डिश में कितना घी है, कितना नमक है, कितनी शुगर है, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उससे आपको अपनी फूड चॉइसेस में पता लगेगा कि मुझे क्या खाना चाहिए और मेरी किस चीज़ की ज़रूरत है। सर ये बताइएगा कि मिलावटशुदा ग़िज़ा से पाकिस्तान को पाक करना कितना बड़ा चैलेंज है?
ये बहुत बड़ा चैलेंज है जी। उसकी वजह मैं बताऊं कि आपको, फिर जैसे मैं दोबारा थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाऊं कि आज से 12-13 साल पहले तक पंजाब में कोई ऐसा रेगुलेटर नहीं था जो फूड को रेगुलेट करता, जो स्टैंडर्ड सेट करता कि हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स होते हैं। पूरी दुनिया, मॉडर्न दुनिया इसी तरह काम करती है जी। हमारे पंजाब में 2011 में ये इदारा बनाया गया, उसके बाद के स्टैंडर्डाइजेशन हुई चीज़ों की, फूड की। अब जैसे मिल्क को ले लें, अब मिल्क इतना बड़ा चैलेंज बन चुका है क्योंकि वैसे तो डिमांड एंड सप्लाई का ये गैप है जिसको क्रिमिनल माफिया इसको फिल इन करता है। बुनियादी तौर पे जो ट्रेडिशनली पहले गवाला था, गवाला सिर्फ पानी डालता था और पानी के साथ अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता था दूध का, लेकिन अब ये सिंथेटिक मिल्क आ गया है जो मसनूई दूध जिसको कहा जाता है। अब ये हजारों के लीटर में बनाया जाता है, हजारों लीटर बनाया जाता है और उसको फरोख्त किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी इकॉनमी आ गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस पे 3-4 बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। मैं यहाँ जिक्र करता चलूँ कि हमने पूरे पंजाब में वो शॉप्स, मिल्क शॉप्स जो 1000 लीटर से ज्यादा लूज मिल्क फरोख्त करती हैं, हमने उनको मैप करके उनकी बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी इंश्योर करना शुरू कर दी है कि ये आप कहाँ से ले रहे हैं, दूध कहाँ से आ रहा है। हम वहाँ मौके पे पहुँचते हैं, क्या वहाँ गाय भैंस से मौजूद हैं, अगर नहीं है तो क्या वो कलेक्ट करता है, तो क्या वहाँ पे उसको कलेक्टिंग चिल्लर मौजूद है, अगर वो भी नहीं है तो फिर हम उसके खिलाफ अब तक हमने 1100 FIRs दे चुके हैं। मैं यहाँ भी ये भी बताता चलूँ कि कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे जो हमने जनवरी में रेड किया था, कसूर एक जिला है हमारा, वहाँ पे 3 लोगों को मसनूई दूध बनाते हुए पकड़ा था। उस पर उनकी बेल कैंसिल हुई, पहले जुडिशल मैजिस्ट्रेट से, फिर ऊपर हाई कोर्ट से, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कल उनको बेल लेने से इनकार कर दिया है। अब हमारे जो 1100 FIRs हैं उनके चालान अदालतों में जा रहे हैं, हम लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, हम लोगों को सजाएं दिलवा रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर हमारा चारा नहीं है। क्योंकि अब ये दूध जो बना रहे हैं उसमें डिफरेंट केमिकल्स डाले जाते हैं जो मुजरे सेहत हैं। एक तरफ हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं, दूसरी तरफ ये जो फूड के अंदर मिलावट है ये इंटॉलरेबल है। जब तक हम अपना फूड ठीक नहीं करेंगे हमारा हेल्थ बिल बढ़ता जाएगा, हमारे अस्पताल इसी तरह बढ़ते रहेंगे। हमने कोशिश की है पंजाब फूड अथॉरिटी ने कि हर शोबे में, चाहे वो स्पाइसेस हो, मसाला जात हो, चाहे घी हो, चाहे पानी हो, पीने का पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे मीट हो, ये सारी चीज़ों पे हमने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। हम डेली बेसिस पे 1800 इंस्पेक्शंस करते हैं, जुर्माने करते हैं, दुकानें सील करते हैं, लोगों को FIRs दे रहे हैं ताकि ये डेटरेंट इफेक्ट आएगा। हम इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहे हैं इस अंदाज से कि जो अच्छा काम करने वाला उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने कंज्यूमर को, अपने सिटीजन को बचाना है इस बीमारी से जो फूड रिलेटेड, फूड बॉर्न डिजीजेज हैं। हमने इस वक्त, चूंकि समर शुरू होते ही हमने 650 बॉटल्ड वाटर का सैंपल कलेक्ट किया, हमने उसको अपनी लैब में टेस्ट किया, जो पास हुए उनको इजाजत दी, जो फेल हुए उनके हमने बंद कर दिए प्लांट्स। हम डेली बेसिस पे जो काउंटरफीट बेवरेजेस हैं उनको पकड़ रहे हैं, जो काउंटरफीट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको पकड़ रहे हैं। ये सारी चीजें इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा कंज्यूमर जो है वो सेफ फूड सेफ उसको मिल सके और वो बीमारियों से बच सके। राय साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि दूध के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है, एक फ्रूट्स का भी बताइएगा। फ्रूट्स और सब्जी का बहुत बड़ा एक मसला है, मंडियां बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं लेकिन उनमें भी मिलावट आ रही है। और दूसरी चीज़ सर, ये फिजी ड्रिंक्स और जितने भी ग्रोसरी आइटम्स की जो इस वक्त फैक्ट्रीज मौजूद हैं उसके अंदर जो ये नकली सामान बन रहा है, इसके ऊपर क्या काम चल रहा है सर? जी, पहले तो मैं अर्ज करता चलूं, जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो सब्जियां हैं जो गंदे सीवेज वाटर में उसको बनाया जाता है या उसको काश्त किया जाता है, हमारे पूरे पंजाब में इस वक्त क्रैकडाउन जारी है। इंतजामिया के साथ और पुलिस के साथ मिल के हम वो सारी उखाड़ देते हैं जी। हम वहाँ उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं क्योंकि ये जो सीवेज वाटर है, जो गंदा पानी है, इसे जो सब्जी उगाई जाती है इसके अंदर डिफरेंट किस्म की बैक्टीरिया और जर्म्स चले जाते हैं जो इवन धोने से और पकाने से भी खत्म नहीं होते। हमने उसके खिलाफ बड़े फुल स्केल हमने इस वक्त ऑपरेशन जारी है। साउथ पंजाब में हमने कम से कम 1500 एकड़ से वो रिमूव की हैं वो सब्जियां जो इस तरह उस पानी से बन रही थी। जहां तक बात आपने की कि ये जो डिफरेंट हमारे जो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं, बेवरेजेस हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, चूंकि जो ही समर आता है ये क्रिमिनल माफिया जो है इसमें क्विक मनी के लिए ये डिफरेंट जगहों पे अपने प्लांट्स लगा लेते हैं और ख़ास तौर पे ये शहरों के बाहर प्लांट लगाए जाते हैं जो एक ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे पुलिस की या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की एक्सेस कम होती है। हमने अब एक विजिलेंस विंग बनाया हुआ है अपना, एक हमारा पूरा एक निज़ाम है जो हमें मुखबरी करता है। और इसके साथ साथ आपके TV चैनल से मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारी हेल्पलाइन है 1223।
अगर हमें कोई किसी भी किस्म की खबर कोई इस पे मुखबरी करता है, इन्फॉर्म करता है, तो हम 50,000 रुपये तक उसको इनाम भी देते हैं, उसका नाम भी सिगा राज में रखा जाता है। अभी भी हमारे जो क्रैकडाउन पूरे पंजाब में चल रहे हैं, जहां भी काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं उसके मुतल्लिक, या जहां पे कोई आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मिल्क बन रहा है, या जहां पे कोई और 2 नंबर का काम हो रहा है, जो मिलावटशुदा चीजें बन रही हैं, स्पाइसेस। मैं बताता चलूं कि अभी चंद दिन पहले हमने फैसलाबाद में एक स्पाइस की एक फैक्ट्री पकड़ी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से काली मिर्च बना रहा था, जो ब्लैक पेपर होता है वो बना रहा था। हमने उसको पकड़ा। ये चीजें खुदा न खास्ता हमारी सेहत के साथ खेल रहे हैं ये लोग, और ये इतनी खतरनाक हद तक बढ़ चुका है कि हमारे जो इस वक्त जो मोर्टेलिटी है 40% सिर्फ फूड रिलेटेड डिजीजेस की वजह से हो रही है। हमारे अस्पतालों पे प्रेशर है, हमारे अस्पताल भरे हुए हैं इन लोगों की वजह से। और हमने अपना पूरे का पूरा हमारा पंजाब भर में जितने हमारी फील्ड ऑपरेशंस हैं वो सारा दिन सुबह 6 बजे शुरू करते हैं, मिल्क से शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह शहरों के अंदर मिल्क लाता है, गवाला लाता है, डिफरेंट गाड़ियों पे आता है। हमारी गाड़ी लोग जो है शहरों के बाहर खड़े होते हैं, उनको मिल्क टेस्ट करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। और उसके बाद इसी तरह हमारा मीट का है, जो रोटन मीट है या डेड मीट है, उसको हम चेक कर रहे होते हैं पूरे पंजाब में। इसी तरह हमारा जो ये बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, इनके जो आइटम्स हैं उसको हम बैक एंड पे चेक करते हैं। हमें तो फ्रंट एंड पे बड़ी फैंसी बेकरी नजर आती है, जबकि इनका जो बैक एंड है, जहां पे प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, हमारी टीमें वहां पे जाके चेक कर रही होती है कि इनका जो प्रोसेस है बेकरी आइटम बनाने का, क्या वो इस काबिल है कि वहां पे ये लोगों को खिलाया जा सके। हाइजीन, मैं यहां ये बताता चलूं कि हमारी 3 किस्म की हाइजीन है। एक हाइजीन है जो फूड हाइजीन, जिसको कई कहते हैं तैयब खाना भी और पाक खाना भी। नंबर 2 हमारी पर्सनल हाइजीन के जो बनाने वाला है, क्या वो उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग हुई हुई है, क्या वो किसी बीमारी का खुद तो शिकार नहीं है। और तीसरा वर्क प्लेस हाइजीन, कि जहां पे खाना बन रहा है या जो भी प्रोडक्ट बन रही है, क्या वो जगह साफ है, क्या वो तो जगह वहां से तो कंटेमिनेशन नहीं हो सकती। तो ये तीनों चीजों को हम चेक करते हैं। और ये मैंने जैसे अर्ज कर रहा था, हम अपने रिसोर्सेज के अंदर रह के 1800 इंस्पेक्शन पर डे करते हैं, और उसके अंदर हम लाखों करोड़ों रुपए जुर्माने करते हैं जहां पे वायलेशन होती है। हमारे पूरा एक फूड कोड है जिसके तहत हमने लाइसेंस बनाए हुए हैं। इस वक्त भी पंजाब भर में तकरीबन 3.5 लाख लाइसेंस होल्डर हैं हमारे, जो मिल्क शॉप, डेयरीज, ये बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, ये तमाम किस्म की जो लाइसेंस होल्डर्स हैं हमारे हैं। हम इनको चेक करते हैं, इनको एडवाइस करते हैं, इनको ट्रेंड करते हैं। ऐसे अल्फाज हैं जो कि हमें अक्सर और बेशतर सुनने को मिलते हैं, इनकी जरा वजाहत कर दीजिए कि ये क्या है। प्लीज रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। सर, फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी, ये 2 अल्फाज हमें अक्सर और बेशतर सुनने को मिलते हैं, इनकी वजाहत कीजिएगा कि ये क्या है। जी 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 देखिए, फूड सेफ्टी तो वो है जो आपकी प्लेट में आ गया या आपके घर में खाना आ गया। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि क्या हम, अब चूंकि माशाल्लाह 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी है इस मुल्क की, तो क्या उनके लिए इनफ फूड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है फूड सिक्योरिटी। और फूड सेफ्टी ये है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या वो खाने के काबिल भी है कि नहीं है, कहीं उसमें इतनी ज्यादा हम फूड में इतनी कंटेमिनेशन या फूड में इतनी मिलावट तो नहीं हो रही कि जो हम खा रहे हैं उससे हमारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो फूड सेफ्टी एक्चुअली इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स फूड सिक्योरिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो प्लेट तक कैसे आएगी, जिसको कहते हैं फार्म टू फोक। तो हमारा ये पंजाब फूड अथॉरिटी का जो प्राइमरी जॉब है, दैट इज टू इंश्योर फूड सेफ्टी, कि आपके घर तक जो भी चीज आए वो मिलावट से पाक हो, बीमारी से पाक हो, और वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और फिर उन स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स किया जाता है। आप चाहे मिल्क का स्टैंडर्ड हो, चाहे मीट का स्टैंडर्ड हो, चाहे स्पाइसेस का हो, हर चीज के स्टैंडर्ड हमने बनाए हुए हैं। और जो कंसर्न्ड इंडस्ट्री है उसको हमने आगाह किया हुआ है। हम उन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको चेक करते हैं, उसके मुताबिक उनको अलाउ करते हैं। एक्चुअल चैलेंज वो है जो अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है, जो फूड को डील करती है, वो बेसिकली हमारा चैलेंज है। जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, जो प्रॉपर लोग बिजनेस कर रहे हैं फूड का, वो बड़े आसानी से हमारे कंप्लाइंट होते हैं, उनको पता होता है कि नेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं और फूड स्टैंडर्ड्स क्या हैं। उनकी एक अपनी स्टेक्स होती हैं, उनकी अपनी एक रेपुटेशन होती है। जितने मल्टीनेशनल हैं ये ज्यादा अच्छे कंप्लाइंट है हमारे, एज कंपेयर टू हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है। और वो भी लोकल मैन्युफैक्चरर, मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोकल लोग हैं, जो बिल्कुल गली मोहल्ले का बंदा है
जो फूड हाइजीन को समझता नहीं है, फूड सेफ्टी को नहीं समझता, जो फ्रायर है जो गंदा ऑयल लेके फ्राई करता है और वो आम महल्ले में बेचता है चीजें, हम उसके ऊपर ज्यादा हमारा फोकस होता है क्योंकि हमें अंदाजा है कि इस मुल्क में ज्यादा आबादी गरीब है और वो इन्हीं सस्ते के चक्कर में अपने लिए जहर खरीद के ले आते हैं, चाहे वो पकोड़े समोसे फ्राई हो रहे हैं, चाहे फिश फ्राई हो रही है या कोई भी इस तरह की चीजें हैं। वो जो आपके वक्त के लिए, और आई होप कि आपने जिस तरीके से चीज़ों को मेंशन किया वो बहुत ज़रूरी है और उन पर काम होना भी चाहिए। अगले हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और यकीनी तौर पर हमारे आज 1 अगस्त भी है और आज़ादी के महीने में पाकिस्तान के हीरोज़ से मिलवाना बहुत ज़रूरी है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एम्बेसडर हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान की यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग की पाकिस्तान लेकर आने वाले और फिर अगेन पाकिस्तान की सरजमीन पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उसको रीडिफेंड करने के लिए टाइटल तंजानिया से फकीरी सलूम मोहम्मद जो कि अनडिफिटेड बॉक्सर थे और ये जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद है ये भी अपने करियर की अनडिफिटेड बॉक्सिंग की शख्सियत है। पाकिस्तान में बॉक्सिंग का फ्यूचर और पाकिस्तान में बॉक्सिंग को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड यूथ चैंपियन जनाब उस्मान वजीर। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपके रिसेंटली टाइटल डिफेंड के लिए। कितना मुश्किल था क्योंकि आपकी पहले फाइट्स भी होती रही हैं लेकिन ये डिफेंडिंग फाइट होम ग्राउंड के ऊपर और अनडिफिटेड बॉक्सर्स दो आमने सामने? बिल्कुल डेफिनेटली लाइक बहुत ज़्यादा प्रेशर था और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर था वो था होम ग्राउंड का और अनडिफिटेड तो डेफिनेटली एक का रिकॉर्ड ख़राब होना था और दोनों आए थे जीतने के लिए, तो बस प्रेशर था हमेशा और आपको पता है हमेशा हम सर्वाइवल है तो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा अपने होम ग्राउंड पर दूसरी दफ़ा खेल कर, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने किया पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल बॉक्सिंग का, दूसरी दफ़ा जब किया तो एक वर्ल्ड टाइटल की डिफेंडिंग था, सो होम ग्राउंड की सपोर्ट कितनी थी? देखें ऑलमोस्ट 15,000 प्लस 20,000 लोग थे, तो यही सबसे बड़ी खुशी है कितने लोग आते हैं, तो ये अनएक्सपेक्टेड था। जो लोग देख रहे थे वो बड़े लाइक खुश थे कि बाकी स्पोर्ट्स को भी इतनी इज्जत मिल रही है, तो बहुत खुश थे हम लोग कि एक नई न्यू स्पोर्ट्स पाकिस्तान में दोबारा टॉप पे आ रहे हैं। उस्मान, बॉक्सिंग के बारे में कहाँ से सोचा? कोई आइडियल था कि इसको देख के आपको जोश और जज्बा पैदा हुआ कि मैंने इसकी तरह बनना है? नहीं देखें मेरा शुरू से कोई फ्यूचर मतलब बचपन रनिंग था मेरा प्लान कि मैंने बॉक्सर ही बनना है। एक्सीडेंटली मैंने स्टार्ट किया और 2015 में, फिर करते करते जो होता है आपका एमेच्योर बॉक्सिंग के लिए, ऐसा करते करते फिर मैं प्रोफेशनल में आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एशिया टाइटल भी विन किया, वर्ल्ड यूथ चैंपियन फर्स्ट टाइम बना, तो एक्सीडेंटली स्टार्ट किया। लाइक मुझे बचपन से कोई शौक नहीं था। ठीक हो गया। सो उस्मान, ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और ट्रेनिंग से रिलेटेड हम पहले भी बातें करते रहते हैं, तो कोई डिफरेंस आया कि जब पहले जब कोई टाइटल नहीं था तब ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अब वर्ल्ड टाइटल आ गया तो थोड़ी सी कम हो गई हो? देखिए जब बंदा कामयाब होता है ना तो ज़्यादा उसको मेहनत करना पड़ता है क्योंकि हर एक के अपने गोल्स हैं, तो डेफिनेटली जब मैंने स्टार्ट किया तो ज़्यादा ट्रेनिंग थी, फिर मुझे ऐसा ही लगा कि जब मैं चैम्पियन बनूंगा तो मैं ट्रेनिंग कम होगी, रिलैक्स होगा। अब जिम्मेदारी ज़्यादा और ज़्यादा हो गई है, तो कोई चीज़ें हैं आप हमें होता है कि जैसे मोहम्मद अली जब फाइट जीता तो ना वर्ल्ड चैम्पियन बना, तो उसने रात को जब वो अपने बेड पे आए तो उसने कहा कि यार वर्ल्ड चैम्पियन तो मैं बन गया, अब नेक्स्ट क्या करना है, तो फिर उसने पूरी रात वो सोया नहीं, तो जब वो कोच से उसने सुबह ब्रेकफास्ट में पूछा, उसने कहा चैम्पियन बनना आसान है, चैम्पियन रहना मुश्किल है। बिल्कुल। अब जाके मुश्किल लाइक और ज़्यादा होता है कि अभी रहना है। कितना अच्छा लगता है जब आपने शुरू किया था तब बॉक्सिंग में एक आप और चंद एक मोहम्मद वसीम भाई हमारे और कुछ और नाम थे, लेकिन बाकी हम लोग देखते हैं तो अब माशाल्लाह से हर इलाके से बॉक्सिंग के अंदर जो है ना वो जुनून एक नज़र आ रहा है। ऐसे ही है, जितना स्पोर्ट्स जितने इवेंट होंगे बॉक्सिंग के और जितना लाइक वो हमेशा हर स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे भी हमें क्रिकेट है, हर क्रिकेटर कामयाब होता है, उसकी एक अच्छी लाइफ होती है, उसको एक अच्छा स्कोप मिलता है, तो इसलिए हर बच्चा कहता है कि मैंने क्रिकेटर बनना है और वो मोटिवेशन है उनकी। तो इसी तरह बॉक्सिंग में भी अब स्टार्ट हो गया, अल्लाह ने हम लोग को इज़्ज़त दी, हमने टाइटल्स जीता है, तो इसी तरह जितने भी यंगस्टर्स हैं तो अब उनको भी पता है कि भाई हमने इनसे ज़्यादा अचीव करना है। हाँ। इसीलिए अब ये कंपटीशन ज़्यादा हो गया और माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है बॉक्सिंग का। उस्मान, हर एक ने ना एक वो रखा होता है, अल्टीमेट गोल रखा होता है कि मुझे यहाँ तक जाना है और ये गोल जो है वो अचीव करना है, आपका वो गोल क्या है? देखिए मेरा तो पहले ये था कि फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ यूथ का, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। तो इसमें यह है कि बहुत सारे टाइटल्स होते हैं, जैसे 4 मेजर बॉडीज़ हमारी बॉक्सिंग प्रोफेशनल वो जीतना है, तो अब गोल्स बहुत ज़्यादा है मेरे। तो अब एलीट लेवल पे मैंने जैसे आमिर खान हो गया, बड़े बड़े जो सुपर स्टार्स गुजरे हैं बॉक्सिंग के, उस लेवल पे जाना है और अपने कंट्री आगे कौन कौन सी चैंपियनशिप्स आ रही है जिनके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं? देखो मेरी नेक्स्ट फाइट है, मैं अभी ओपन रैंकिंग में मैं लाइक यूथ सब में जा रहा हूँ उस तरफ, तो मेरी रैंकिंग सिंपल फाइट है वर्ल्ड रैंकिंग, उसके बाद 2-3 रैंक फाइट्स के बाद फिर मैं जितने भी ओपन टाइटल्स हैं उनको मैं अटैम्प्ट करूँगा, और इसी तरह जैसे यूथ का वर्ल्ड चैम्पियन मेरी ख्वाहिश है
किया लीड में, मैं फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन बनूँ अपने कंट्री का दोबारा। ठीक हो गया। तो उस्मान, मुझे एक चीज़ जो आपकी बहुत अच्छी लगी है एंड दैट इज़ कि आप सिर्फ अपने आप को नहीं बना रहे, पूरी एक टीम वज़ीर है। टीम वज़ीर के अंडर बहुत सारे बॉक्सर्स खेल रहे हैं जो अब एशियन चैंपियन और ऑस्ट्रेलिया और पता नहीं कहाँ पर मुकाबले कर रहे हैं। तो मुझे वो बताएं कि टीम वज़ीर का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? बिल्कुल टीम वज़ीर का फ्यूचर है, मगर देखें इनके पीछे जो हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे इवेंट हुआ होता है गिलगित में, जो हमारे सेना कमांडर साहब हैं, मेजर जनरल काशिफ साहब, और जो हमारे बिल्कुल आर्मी सपोर्ट है, चीफ सेक्रेटरी मोहिद्दीन वानी साहब, तो ऐसे लोग भी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं सूबे की तरफ से। फिर जाके हम फाइटर्स को भी सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह आसिफ हज़ारा ऑस्ट्रेलिया, अच्छा बहुत सारे और फाइटर्स जो आगे आएँ। हमेशा मेरा एक मिशन है कि जैसे स्कॉच था, एक लाइक हिस्ट्री है उसके पीछे, फिर आप देखें कोई दोबारा नहीं है। आप पिछले दिनों कोई बॉय यहाँ जीता है दोबारा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं, मुझसे अच्छे फाइटर्स पाकिस्तान में आए, बस एक लेगेसी बने। और बॉक्सिंग जैसे क्रिकेट है, ऐसा स्पोर्ट्स जो हमारे कंट्री के अंदर, बॉक्सिंग में लिमिटेशंस क्या फेस होती हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं? बॉक्सिंग में जो सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में जितने भी टैलेंट है वो मेहनत तो कर रहा है, सारे करता है, सब कुछ है, सब स्पॉन्सरशिप का इशू है। मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी भी सबको मिल रही है, सब ये कि स्पॉन्सरशिप नहीं होने की वजह से उनको वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, वो जिम फैसिलिटी नहीं मिल रही, और एक्सपेंस और डेफिनेटली आप जाओगे आओगे, तो वो एक सबसे मेजर इशू है जो पाकिस्तान के अंदर है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं। नहीं, सही बात है। कूल माइंड होना ना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, और जब ऐसी गेम हो कि मुकाबला फिजिकल फाइट का हो, तो वहाँ पर कूल माइंडनेस कैसे रखते हैं अपने आप को? कितना एक मुश्किल होता है ये चीज़ पे? लोग समझते हैं कि बॉक्सर एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा लाइक चिड़चिड़ा नहीं कहते, इस तरह का होता है। जहाँ मैं जाता हूँ वो कहते हैं कि यार बड़ा हम शुरू मिलने से पहले समझते थे बड़े गुस्से वाले हो गए। बॉक्सिंग है ही लाइक आपने कूल रहना है बिल्कुल, लाइक आपको इसमें यह है कि अगर आप गुस्सा खाओगे तो आप अपनी गेम भूल जाओगे। इंसान है जब नॉर्मल गुस्से में होता है तो उसे समझ नहीं होती वो क्या कर रहा है, तो इसी तरह बॉक्सिंग के अंदर भी है कि जितना आप कूल रहोगे और जितना रिलैक्स रहोगे, तो वो डिपेंड करता है आपके कोचेस, जो आपका फिजियो है, आपका जो हेड ट्रेनर है, वो आपको तैयार करते हैं कि आपने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और कितना कूल रहना है। डेफिनेटली आप पंच खाते हैं, पंच आपको लगते हैं, तो जब बंदा किसी को मुक्के लग रहे हो तो अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है, जो संभालता वहीं कामयाब होता है। सही बात है। उस्मान, कोई ऐसी टिप दें जो कि बॉक्सिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको माइंड में रखनी ज़रूरी है कि ये आपके अंदर ये टिप होगी या फिर ये आपके पास चीज़ होगी तो उसके बाद आप बॉक्सिंग में जो है वो आगे से आगे जा सकते हैं? बॉक्सिंग में देखें सारे टिप्स आपकी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये ऐसी स्पोर्ट्स है, अगर इसमें आपको सारे टिप्स ना आते हो तो आप अपने आप को डैमेज करेंगे। और ये ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है कि जिसमें अगर जो डिसीजन होता है, इसका जो डिसीजन है उसमें आपने हर्ट होना है, डेफिनेटली आपके ओपोनेंट ने हर्ट होना है या आपने हर्ट होना है। तो इसमें आपके जो इंडोरेंस है, आपकी ट्रेनिंग है, फिजिकल फिटनेस है, आपका डाइट प्लान है, ये सब जितने भी टिप्स आती हैं, जितने भी है, इवन टेक्निक्स हैं, तो ये सारे एक आप इसको डिफरेंट टिप कर, एक भी मिस होगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो आपकी हर टिप आपके लिए ज़रूरी है। कोई ऐसा ओपोनेंट बताएं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन दिया? मैं थाईलैंड में था, हमेशा कहता हूँ, जब जिसमें मैं नॉकडाउन हुआ फर्स्ट टाइम, उसने मुझे पंच किया, फिर लाइक कुछ मैं इंटरनल मेरी ब्लीडिंग हुई, तो वो मेरे लिए लाइक सबसे एक मुश्किल टाइम था, जिसमें मैंने 6 मंथ्स के बाद मैंने रिकवरी की। अनएक्सपेक्टेड नहीं था मगर हो गया। तो उसके बाद मतलब मुझे इतना वो नहीं था कि मतलब परेशानी कि मैं डैमेज हुआ, मुझे ये था कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था, तो फिर मुझे रोक दिया गया 6 मंथ, डॉक्टर्स ने कहा आप नहीं कर सकते। तो वो मेरे सबसे ज़्यादा थाईलैंड के अंदर मेरी फाइट थी, वो टफ हो। जाहिर बात है। अच्छा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 31 जुलाई कल रात 12 बजे के बाद कीमतों का तयन पेट्रोल प्रोडक्ट्स का ड्यू था। पिछले 15 दिन में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में बहुत ज़्यादा यानी चढ़ाव हुआ, यानी इंक्रीज़ हुई, और जो हाई स्पीड डीजल था वो 16 जुलाई को पर बैरल $96.26 से बढ़ के कल 31 जुलाई की जो क्लोजिंग थी वो $111.46 थी। इसी तरह जो पेट्रोल था वो 16 जुलाई को 89.14 $99.14
डॉलर से बढ़ के 97.39 डॉलर पे पिछले 15 दिन में ये कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा चुकी हैं। और कल हमने इसको काफ़ी हर लिहाज से ओगरा के साथ हुकूमत ने उनकी वर्किंग को चेक किया करीबन रात 3 बजे तक। तो जो डिले थी इसकी अनाउंसमेंट में, उसकी बेसिक वजह ये थी कि हम ढूंढ रहे थे कि अगर कोई भी इसमें कोई कमी की जा सकती है या कोई इसमें कोई वर्किंग में कोई गुंजाइश है तो उसको किया जाए। तो सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कस किया आज सुबह, और उन्होंने ऑब्वियसली यही कहा कि जो कुछ बेहतर हो सकता है हमें वो आवाम के लिए करना चाहिए। लेकिन हम सबको मालूम है कि ये जो एक हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से, अगर वो ना होती तो एक ही फिर रास्ता था कि उसको कुछ उसमें कमी करके तो इस को या पार्शली या फिर जितना भी प्राइम मिनिस्टर इजाज़त देते उसको हम एडजस्ट करते और कम जो है इंक्रीज़ की अनाउंसमेंट करते। लेकिन हम IMF के प्रोग्राम में हैं, सबको पता है कि स्टैंड बाई एग्रीमेंट है। और इस में जो अगर आपको याद हो तो माजी की हुकूमत में भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि वो जब जाते जाते उन्होंने जो कमिटमेंट्स थी इंटरनेशनल उसको ना सिर्फ पूरा नहीं किया बल्कि जाते जाते कम कर दिया। तो मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए। और इस तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी। और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का फ़ी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपये होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी इस अनाउंसमेंट के बाद। हाई स्पीड डीजल 273 रुपये 40 पैसे और पेट्रोल 272 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर। हुकूमत ऑब्वियसली पूरी तरह उसकी ख्वाहिश थी और है कि जो भी रिलीफ आवाम के लिए की जा सकती हो वो देनी चाहिए। और आपने देखा कि हमने 30 रुपये फ़ी लीटर भी पिछले चंद महीनों में एक गो में भी डीजल में कम किया, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस हुकूमत के कंट्रोल में नहीं। और जैसे मैंने कहा कि हमने जो वर्किंग है वो टू द लास्ट पेनी हमने की कि कोई गुंजाइश ऐसी ना हो जो इस कमी में कम हो सकती है और मैं इस इंक्रीज़ को हम कम कर सकते हैं उसको हम कंट्रोल करें। तो ये उनकी ओगरा की जो फाइनल वर्किंग रात तकरीबन 3 बजे जो उन्होंने दी वो उसके बेसिस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के साथ ये मैं कीमतें आपके गोशदार मैंने की हैं। इसका लागू फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर अमल दरामद ड्यू है जी, इमीडिएट इफेक्ट से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप लोग देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 15 दिनों में आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, इसलिए फाइनली हमें भी इजाफा करना पड़ा है। वापस हम लोग प्रोग्राम की तरफ आते हैं। उस्मान वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान वज़ीर ये बताइएगा, फैमिली की सपोर्ट जो है बड़ी मैटर करती है और मैंने देखा है कि आपके वालिद साहब, आपकी पूरी फैमिली बड़ा आपको सपोर्ट करती है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शख्स के लिए, किसी भी फील्ड में वो हो, कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए? देखें, ज़रूरी है कि कोई भी आपकी फील्ड हो, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने कामयाब होना है। क्योंकि ये कि हमारे कंट्री में ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो आपका आपके पास टैलेंट हो आप वहाँ पे जाएं और वहाँ से आप आगे निकल सकते हैं। इसलिए यहाँ सेल्फ आपको सपोर्ट चाहिए होता है। तो डेफिनेटली मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा ने बहुत ज़्यादा किया वालिद से भी, तो उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि जहाँ भी मुझे फाइनेंस का इशू है, मतलब जैसे भी इशू होता है उनने हमेशा मेरे लिए खड़े रहे। तो मेरी फैमिली हमेशा आपके सामने नंबर 1 सपोर्टिव है मेरे लिए। उस्मान, एक के बाद एक माइलस्टोन आप अचीव करते जा रहे हो, कोई ऐसा स्पेशल विनिंग मोमेंट जो कि आपको यादगार भी हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल भी? देखिए, मैं 11 फाइट्स अल्हम्दुलिल्लाह अनडिफीटेड हूँ, मगर ये था कि जिस फाइट में वालिद साहब थे पिछले फाइट में, वो खुद देख रहे थे। जैसे नहीं होता कि एक बंदा खुद एक चीज़ तैयार करता है या फिर या उसे कोई उसके सामने वो हो रहा हो, तो मेरे लिए बहुत एक मेरी वो फीलिंग्स थी कि वो खुद मुझे देख रहे थे, मेरी वालदा देख रही थी तो मेरे लिए सबसे मेरे लिए टाइटल्स मैटर नहीं करते, तो मेरे लिए कुछ भी, मतलब जो वो फीलिंग्स थी ना, वो मेरे लिए बॉक्सिंग के अंदर सबसे अहम है। तो वो मुझे लाइव देख रहे थे और उनके सामने मतलब उनने मुझे तैयार किया, उनने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ।
वेल बहुत शुक्रिया उस्मान वज़ीर फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे अगेन मुलाकात करके, बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके तमाम ही प्रोजेक्ट्स के लिए, तमाम ही फाइट्स के लिए, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान में वर्ल्ड यूथ चैम्पियन की तरह वर्ल्ड चैम्पियन बनकर आप आएंगे और हम दोबारा आपसे बात करेंगे। और उस्मान की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है आखिरी वाइंड अप के अल्फाज के, ये कहते हैं कि किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो पहले ये कोशिश करें कि आप पैसे की तरफ ना जाएं और मेहनत की तरफ जाएं, और ये कोशिश करें कि जितना आपको जो है ना जहाँ से सीखने का मौका मिले वो मिले, और फिर उसके बाद पैसा आपके पास खुद आएगा। सो फर्स्ट यू लर्न देन यू रिमूव अ एल, तो ऑटोमेटिकली आप अर्न करना शुरू कर देंगे। मुझे रोशना को सुपर पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, मुलाकात हुई कल, बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।